हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू लर्नो। मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर लेके, और इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 के साथ शुरू करेंगे। ऑब्वियसली पहले चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कवर क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। पूरा चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ भी इस लेक्चर से नहीं छूटेगा। सेकेंडली, इस चैप्टर का जो मैप वर्क है, आपके जो इस साल के सिलेबस में जो मैप वर्क है उसको भी कवर कर लेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनको भी कवर कर लेंगे। सो बेसिकली दिस लेक्चर इज गोना बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, राइट। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स होता क्या है, व्हाट इज़ अ रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो देखो, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या है? विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। देखो, रिसोर्स हर वो चीज़ है, हमारे एनवायरनमेंट की हर वो चीज़ है। अब देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है, राइट। तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जिनसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। पर इसके 3 चेक पॉइंट्स होते हैं जिन पे ये रिसोर्सेज को खरा उतरना पड़ता है। पहला तो है आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी, इसको हम नंबर 1 नाम देंगे। देन आपके पास होना चाहिए इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी, विच इज़ योर सेकंड वन। एंड देन थर्ड इट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबिलिटी, राइट। ये हमारा थर्ड फैक्टर है। तीनों को डिटेल में समझते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम जो रिसोर्स चाहते हैं हम उसको मतलब प्रोक्योर कर सकें, उसको हम एक्सेस कर सकें टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिनको कि हम निकाल तो सकते हैं, पर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है ही नहीं है कि हम उसको ले सकें। अब आप एग्जांपल के तौर पर पानी ही ले लो, राइट। हमारा पानी क्या है? वाटर क्या है? रिसोर्स है ना। पर पानी की आप एक फैक्टर नोटिस करोगे, वो किससे बना होता है? व्हाट इज़ पानी? बेसिकली इट इज़ H2O, राइट। किस चीज़ों से बना होता है? वो H2 से बना होता है और O2 से बना होता है। और पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, राइट। हमारे पास हमारी जो 97 अर्थ है वो तो वाटर ही है। तो अब ये वाटर आप बोलते हो कि हम जो ओशन वाटर है उसको तो हम पी नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट उस H2 से हम H2 और O2 को तो बना सकते हैं ना। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी नेसेसरी है। H2 से हम हमारे अलग ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। पर हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके ज़रिए हम पानी को H2 और O2 में इतने लार्ज स्केल पर निकाल सकें, राइट। तो वो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो हम ओशन वाटर को एज अ रिसोर्स कंसीडर नहीं करते बहुत बार, जब तक उसका हमारे पास यूज़ नहीं है। सेकंड, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए वो। इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि मान लो एक रिसोर्स है, लेट्स से मेरे पास ए रिसोर्स है, उसका जो वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़। वो 1000 रुपी मेरे को ऑफर करेगा, मतलब उसकी जो वैल्यू है टोटल वो मेरे को 1000 रुपीज़ की पड़ेगी। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने में, मतलब उसको निकालने के लिए ही, उसको प्रोक्योर करने के लिए मेरे को 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इससे मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं तो यहाँ 9000 के लॉस पे जा रहा हूँ ना। और सोचो, उसके हर एक क्वांटिटी पे अगर मेरे को 9000 का लॉस होगा तो वो कितना बड़ा लॉस बन जाएगा। तो वो मेरे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो उसको भी हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। अगर वो फिजिबल है देन वो रिसोर्स कहलाएगा। एंड थर्डली, वी हैव कल्चरली एक्सेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? आप देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये होता है कि वो हमारे ह्यूमन कल्चर में कितने अच्छे से इंटीग्रेट कर पा रहा है। अब जैसे कि मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई सा भी मान लेते हैं, लेट्स से मैं मान लेता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या बनते हैं? एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं। लेकिन उन बॉम्ब से क्या ह्यूमन काइंड का कोई फ़ायदा है? नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो क्या हम उसको एज अ रिसोर्स कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब वो हमारे लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो हमारा रिसोर्स नहीं माना जाएगा। सो ये 3 आपके चेक पॉइंट्स होते हैं मेजरली, जिन पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर आपको 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। क्या? सबसे पहले, रिसोर्स में वो हमारी नीड्स को सैटिस्फाई करना चाहिए। सेकेंडली, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। थर्डली, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब ये चारों फैक्टर्स हमारे मीटअप हो जाते हैं तब हम जाके उसको एज अ रिसोर्स क्लासीफाई करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम ये देखो, 3 आपके फैक्टर्स हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब इनका किरदार कैसा है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि हम उनको डायरेक्टली ही कंज्यूम कर लें। हमें उनको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है, राइट। उनको ऐसे फॉर्म में बनाना पड़ता है जिससे हम उसको यूज़ कर सकें, राइट। अब जैसे कि आप मान लो, लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आयरन का। अब आयरन जो आपके पास निकल के आता है वो एकदम प्योर आयरन निकल के आ गया।
इस प्योर आयरन का आप क्या करोगे, जब तक आप उसका कुछ बना नहीं लोगे, लेट्स से आप उसका स्टील नहीं बनाते या उसका कुछ यूजेबल फॉर्म नहीं बनाते, तब तक आप उस आयरन का क्या करोगे, राइट। तो उसे फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास तीन बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जिनके जरिए हम करते हैं। सबसे पहला तो आपके पास फिजिकल एनवायरनमेंट है, विच इज़ आपका नेचर। नेचर से ही तो चीज़ मिलेगी, तो भाई रॉ मटेरियल के लिए तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो हमारी नेचर के ऊपर है। सेकेंडली हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब लेट्स से अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आप उसको प्रोसेस कैसे करोगे, आयरन को फिर स्टील में बनाओगे कैसे, उसके लिए तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ना कुछ ना कुछ। देन थर्डली हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं है, बेसिकली आप इंस्टीट्यूशन से ऐसा समझ लो एक एज अ फैक्टर है जिसके ज़रिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी और नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और उसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। इंस्टीट्यूशन से जैसे कि मान लो अब हमारे पास कोई स्टील प्लांट हो गया, स्टील बनाने के लिए हमारे पास जैसे होता नहीं है इंडस्ट्रीज़, तो स्टील प्लांट बना लिया, तो वो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं। फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, ये सारी की सारी आपकी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनके ज़रिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग। देखो, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो रिसोर्स का ही एक फंक्शन है। ह्यूमन बीइंग्स नहीं होंगे तो ये रिसोर्सेज का आप क्या यूज़ कर पाओगे, राइट। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग्स ही वो हैं जो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के जरिए और फिर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर पाएँ। तो ह्यूमन बीइंग्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। देन अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, रिसोर्सेज को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल एंड दूसरा ह्यूमन। नेचुरल में आपके पास रिन्यूएबल आ जाता है, नॉन रिन्यूएबल आ जाता है, ठीक है। और ह्यूमन में आपके पास स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। हम उसकी क्वांटिटी को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी का क्या यूज़ हो रहा है, उसको हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। देन रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो। अब कंटिन्यूअस फ्लो का ये मतलब है कि वो रिसोर्सेज कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, वो तो चलते ही रहेंगे। अब जैसे वाटर है, वाटर तो भाई आपने वाटर साइकिल पढ़ी हुई है, वो पानी कभी एवापोरेट होगा फिर वो आप वापस करके प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा, तो वो तो भाई कंटिन्यूस साइकिल है, वो नहीं रुकने वाली, तो इनको हम कहते हैं कंटिन्यूस या फिर फ्लो रिसोर्सेज। देन सेकंड है हमारे पास बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल नाम से समझ आ रहा है, इसके अंदर वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जो जिंदा है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया। इस वाइल्ड लाइफ के अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स तो एनिमल्स हैं बट हम एडवांस्ड एनिमल्स है, राइट। ये हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है रिसोर्सेज का। देन हमारे पास नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं रिसाइकलेबल मेटल्स या फिर नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं, उनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गया, मेटल्स को हम कन्वर्ट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिसाइकलेबल वो होते हैं जिनको कि भाई आप दोबारा नहीं कर सकते। अब जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उससे हमने पेट्रोल यूज़ कर लिया, तो क्या वो पेट्रोल अगर एक बार यूज़ हो गया तो वो दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा, वो तो फिर भाई एग्जॉस्ट बन के उड़ गया, वो हमारे पास अब नहीं आ सकता। तो जो नहीं रिसाइकल हो सकते वो हमारे नॉन रिसाइकलेबल हो गए। पर जो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था, बट अगर हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वो एकदम ही अलग है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स के लिए मेरे पास यहाँ पे एक अच्छी सी आपके लिए टेबल है, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज को हम 4 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले तो ऑरिजिन के बेसिस पे, सेकेंड एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, थर्ड ओनरशिप एंड चौथा है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपके 4 बेसिस हैं। तो अगर हम ऑरिजिन के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। अब देखो, मैं इन सबको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम ही नाम दिए हैं। सिंस फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक लाइन में ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनमें जान होती है, राइट, जिनके अंदर लाइफ होती है, उनको हम क्या कहेंगे? आपके बायोटिक रिसोर्सेज। या आपके नेचर में से जिनके ऊपर भी लाइफ होती है, जिनके अंदर जान होती है, उनको हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए और आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सारे के सारे आपके कौन से एग्जांपल्स हो गए? आपके बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल हो गए। दूसरी तरफ ए बायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ये वो हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, लेकिन ये फिर भी नेचर से ही एक्सट्रैक्ट होती हैं। दोनों होते नेचर से ही हैं। ऑरिजिन मतलब क्या हो गया? नेचर ही तो सबका ऑरिजिन है, तो नेचर से ही बात कर रहे हैं, पर इसमें इनके अंदर जान नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आप हवा ले लो, क्या हवा के अंदर जान है? नहीं ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर। नाम से ही समझ जाओ, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या? उनकी कैपेसिटी टू वर्क। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैपेसिटी देखो तो ये बार बार अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं। जैसे कि वाटर को आप देखोगे तो वाटर, हमारा जो फ्रेश वाटर है वो बार बार वाटर साइकिल के जरिए वापस आता रहता है। अब पहले यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, फिर ऊपर से जाके कंडेंस होकर वापस से वो हमारे लिए पानी बन के बरस जाएगा, राइट। तो ये हमारे लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो बार बार रिन्यू होता रहता है अपने आप, नेचर के जरिए अपने आप होता रहता है, वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है।
वही नॉन रिन्यूएबल आपका आप नॉन रिसाइकलेबल से कंपेयर कर सकते हो, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का एग्जांपल लो, तो एक बार अगर वो यूज़ हो गए तो वो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर हमें उनके दूसरे स्टॉक मिल जाए, कहीं दूसरी जगह पर वो डिस्कवर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन वो अपने आप को दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट बी रिन्यू। सो दिस इज द बेसिस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड हमारे पास है ओनरशिप के बेसिस पे। देखो, अगर एक इंसान ओन कर रहा है रिसोर्स को तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। अगर एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जैसे कि विलेज हो गया या टाउन हो गया या फिर टाउनशिप या फिर एक गेटेड कम्युनिटी भी हो गई, तो वो हम उसको कहेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज, राइट। थर्ड है हमारे पास नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक नेशन को बिलोंग करते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो नेशन को बिलोंग कैसे करते हैं? तो देखो, इसका एक क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप देखो लैंड बाउंड्रीज के अंदर जितना भी एरिया आता है, अब जैसे हमारे इंडिया की बात करो तो उसका जो लैंड बाउंड्री है और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे हमारे इंडिया को ही बिलोंग करते हैं। उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे के सारे, आई रिपीट, इंडिया को ही बिलोंग करते हैं। अगर मान लो कि मेरा घर है तो वो भी एक नेशनल रिसोर्सेज है जो इंडिया को ही जाएगा। अगर कल को उन्हें कोई काम पड़ा मेरे, अब जैसे कि मेरे घर के आगे से रेलवे लाइन उन्हें निकालनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मेरे को कॉम्पेंसेट करके मेरा घर ले सकते हैं। दे हैव द पावर, राइट, क्योंकि वो रिसोर्स अल्टीमेटली उन्हीं का ही माना जाता है। एंड देन लैंड बाउंड्रीज की तो बात हो गई। अगर पानी के रिसोर्सेज की बात करूं तो वो मैं आपको बता देता हूं। इसको हम एक ओशियन वाटर के ज़रिए मानते हैं, इसको हम ओशियानिक एरिया कहते हैं। तो एशियानिक एरिया कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स, ये हमारा एक मेजर है। मैं इसको फिर से इरेज करके बता देता हूँ। 12 नॉटिकल माइल्स का जितना भी एरिया आएगा वो हमारे इंडिया का ही माना जाएगा। अगर पानी की बात करें तो जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, लेट्स से मैं इसे इंडिया मान लेता हूँ, इसके आसपास ये पानी है, ठीक है। तो इसमें ये जो 12 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, उतने तक जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंडिया को ही बिलोंग करेंगे, नन अदर कंट्री। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब एक अप्रॉक्सीमेट अगर नंबर दूं तो ये हो जाएगा 22.2 किलोमीटर्स, ठीक है। तो समझो जैसे कि ये हमारा लैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वाटर हो गया, और ये इसके इंटरफेस जैसे कि हमने इसे बीच मान लिया। तो इस बीच से वाटर तक का ये जो 22.2 किलोमीटर का जो सीधा डिस्टेंस है, ऐसे सीधा जो डिस्टेंस होगा 22.2 किलोमीटर का, उसके अंदर तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंडिया को बिलोंग करेंगे। दैट इज़ वो हमारा नेशनल रिसोर्स हो गया। तो ये इसका क्राइटेरियन था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसके अंदर की हम 200 नॉटिकल माइल्स के आगे, अब जैसे हर एक कंट्री मैंने मान ली, अब मैं फिर से इसे एग्जांपल से देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इतना इनके अंदर, ये मैं एक सेकेंड, इसको मैं रेड लाइन से डिनोट करता हूँ, नहीं ब्लू से डिनोट करता हूँ। तो ये ब्लू लाइन से मैं इनके वो ओशियानिक एरिया को डिनोट कर रहा हूँ, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये आपका 22.2 किलोमीटर है, विच इज़ 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को डिनोट कर दिया। अब इसके अंदर मैं वो कैसे पहचानूंगा कि इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बिलोंग करेगा? तो इसको ऐसे समझो, अब जैसे कि सारे के सारे अलग अलग हैं, अब जैसे इनके अलावा यहाँ पे और कोई कंट्री है नहीं है, और इनका जो आपस में डिस्टेंस, अब जैसे इतना मैं मान लेता हूँ, इसका 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस डिस्टेंस के बाद इधर तक, अब इस एरिया के बाद, इसके बाद ना यहाँ पे ये जितना एरिया बच रहा है जिसको कि मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, इस एरिया के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। और ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन। इसको हम कहते हैं स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन। अब इसको इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैंडल करती हैं, जो कि इनमें अगर मेंटेनेंस कर रही हैं तो वही इसको मेंटेन करेंगी। अब स्पेस हो गया, स्पेस को भी हम एज अ इंटरनेशनल रिसोर्स मानते हैं। अब वो बात अलग है, स्पेस से हमें मिलेगा गया तो उसको हम हटा देते हैं। देन लास्ट बेसिस वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज है, स्टॉक रिसोर्सेज हैं, रिजर्व रिसोर्सेज हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का, पर अभी तक हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं है कि हम उनको एक्सेस कर पाएँ। राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पर जो हीट एनर्जी है, देखो सूरज तो वहाँ पे आप जानते हो गर्मी कितनी रहती है, राइट। तो वहाँ पे जो सनलाइट है और वहाँ पर जो विंड एनर्जी है, उससे अगर हम यूज़ करें तो खूब सारी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? विंड एनर्जी यूज़ करके, सोलर एनर्जी यूज़ करके। पर अभी तक हमारे पास इतना हमने यूज़ कर नहीं पाया कि हम उसको एज ए रिसोर्स यूज़ कर पाएँ, राइट। आपने देखा तो नहीं होगा कि हम पूरी एनर्जी से पूरे देश को चला रहे हैं, हम आज भी फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो है उनके अंदर पोटेंशियल, पर हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। देन वी हैव डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाम से पता चल रहा है कि इसका अच्छा खासा यूज़ हो रहा है। तो हाँ, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करके इनको यूज़ किया भी जा रहा है। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, और बाकी जितने भी मिनरल्स हो गए, इनको हम यूज़ कर भी रहे हैं और उनके लेवल के हिसाब से सही से कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज।
स्टॉक रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम कर तो सकते हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो स्टॉक और पोटेंशियल में डिफरेंस इतना है कि पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है उतनी, पर हम उसको उतने लार्ज स्केल पर कर नहीं पाते हैं, उतनी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन स्टॉक रिसोर्सेज में ऐसा है कि इसमें हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। वही पानी वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, हम इसमें ऐसा तो नहीं है कि पानी को बाँट के H2 और O2 को अलग से यूज़ कर सकें, तो हम उसको एज़ अ स्टॉक रिसोर्स मानते हैं। रिजर्व्स वो हैं जिनको कि हम यूज़ तो कर सकते हैं पर हम कर नहीं रहे हैं, क्यों? ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उसे यूज़ कर लें, तो इन्हें हम कहते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। जैसे कि आपका पानी हो गया, अब जैसे डैम्स हो गए, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हर जगह डैम्स बना के रख देते हैं और उससे हम सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए यूज़ कर लें, नहीं ना। तो हम उनको काहे के लिए छोड़ रहे हैं? ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़ कर सके। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, शुरू से ही हम एज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर मान के चले हैं। हमने क्या माना है कि भाई हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए। इसी की वजह से रिजल्टिवली आप जानते हैं ह्यूमन बींग्स ने इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, मतलब अंधाधुन इनका यूज़ किया, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। कौन सी? सबसे पहली प्रॉब्लम तो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि हमने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया। इसका मतलब उनके जो लेवल है उससे ज़्यादा हमने उसे यूज़ कर लिया है। किस लिए? क्योंकि कुछ लोगों को अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना था। एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। मतलब वो ये कहते हैं कि सबकी इच्छाएं तो सेटिस्फाई हो जाएंगी पर किसी की अगर लालच है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली देखा जाए तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, मतलब रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथों में जमा हो गए हैं। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी क्या है, बंटती जा रही है दो सेगमेंट्स में। कौन सी? हैव्स और हैव नॉट्स, या फिर हम कह सकते हैं रिच और पुअर। अब रिच लोग क्या आप में देखोगे, रिच लोगों के पास रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा है, कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने अब रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लिया है। दूसरी तरफ आप पुअर लोगों को देखोगे तो उनके पास मतलब बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है जो हर ह्यूमन बीइंग के पास होने चाहिए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, वो भी नहीं है। तो ये डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है कि देखो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसा कि आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में सुना है, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्यों हम क्या कर रहे हैं? ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो भी बिल्कुल अंधाधुन तरीके से। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारी नेचर को क्या नुकसान पहुंच रहा है हमारी तरफ से। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है। तो तीन चीज़ें हो रही हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या रिजल्ट आ रहे हैं? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो है क्या? सबसे पहली बात देखो, ऐसा ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज को क्यों इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखो दो टर्म्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक टर्म हो गया आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर आप लोग क्या करते हो कि इक्विटेबल और इक्वल को एक ही समझ लेते हो, राइट? आप लोग को लगता है ये एक ही चीज़ है, इसलिए आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, बट इसमें डिफरेंस है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब हर इंडिविजुअल को इक्वल रिसोर्सेज बांट देते हैं। लेकिन इक्विटेबल रिसोर्सेज में उल्टा होता है, उसमें हम उल्टा नहीं होता, आई मीन टू से कि इक्विटेबल में हम उन लोगों को नीड्स के हिसाब से बांटते हैं। अब जैसे कि एक पर्सन है, इसको यार इसकी फैमिली क्या है, 10 लोगों की है, तो इसको क्या है 10,000 रुपीज़ की नीड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम दूसरी फैमिली को देखते हैं, उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ 4 इंडिविजुअल्स हैं, तो इनकी जो नीड है वो भी सिर्फ 4,000 रुपीज़ है। अगर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो दोनों को आप 10,000 रुपीज़ दे दोगे, राइट? लेकिन अगर आप नहीं 10,000 छोड़ो, अगर मैं मान लेता हूँ कि 5,000 मैंने इसे दे दिया, 5,000 मैंने इसे दे दिए, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो मैं 5,000 बांट दूंगा। तो इससे क्या होगा, इसकी नीड तो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी ना, सेकंड वाले की तो हो जाएगी, उसको इनफैक्ट 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट फैमिली है वो बेचारी क्या करेगी? तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। क्या करेंगे कि जिसको जितनी नीड है हम उसको उतना ही देंगे। अगर फर्स्ट फैमिली को 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको 10,000 रुपीज़ दे देंगे और सेकंड वाले को 4,000 दे देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया हो। तो अब इसके बाद जो सबसे पहला सवाल उठ के आता है कि भाई ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की आखिरकार ज़रूरत क्या है? तो देखो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं हम उसको सही कर पाएँ, ठीक है? इसकी ज़रूरत ये है कि अगर हमें देखो हर किसी की यार जान प्यारी होती है, अगर हमें हर किसी की लाइफ को सस्टेन करना है, क्वालिटी लाइफ अगर सस्टेन करना है, क्वालिटी छोड़ो,
अगर एक गुड कंडीशन लाइफ भी अगर हमें सस्टेन करना है तो उसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। इससे ही ग्लोबल पीस बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप अगर पुअर ही हमेशा सफ़र करता रहेगा तो वो भी कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएगा ना, और इससे क्या होगा, पीस ब्रेक होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। तो इसकी वजह से अगर हमें ग्लोबल पीस को मेंटेन करना है तो हमें ये सब तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा कि भाई कुछ लोग मतलब जो अमीर लोग हैं, अगर वही सब सारे रिसोर्सेज यूज़ करते रहे और ऐसा चलता रहा तो हमारा सारा फ्यूचर डेंजर में है, हमारे प्लैनेट का फ्यूचर डेंजर में है, राइट। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ये सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस करा सकते हैं, दैट इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं। तो देखो, सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस है हम उसको एक तरीके से कर सकते हैं जिसको कि हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात तो भाई, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ईजी नथिंग एल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन दी जाती है, उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो अभी हम कर रहे हैं उसको हम करें विदाउट दिक्कत करें, पर हम अपने एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें यार। क्यों? क्योंकि भाई वही, अब देखो, अगर हम एनवायरनमेंट को डैमेज करते रहेंगे तो वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स की नीड को कैसे मतलब फुलफिल कर पाएगा। अगर हम ही सारा एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट कर देंगे तो आगे हमारी हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो क्या करेंगी, राइट। तो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है उसको अपनी नीड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना ध्यान रखें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े। तो दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन इसके ऊपर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, विच इज़ रियो द जनेरो की अर्थ समिट एंड सेकंड इज़ एजेंडा 21। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ही बेस्ड है। इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। 1992 में रियो दे जनेरो अर्थ समिट हेल्ड हुई थी। जून 1992 में क्या होता है कि 100 से भी ज़्यादा देशों के जो हेड्स होती हैं वो रियो दे जनेरो, जो कि ब्राज़ील में है, वो वहाँ पर मिलते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये उनका पहला स्टेप था जिसके ज़रिए वो हमारे इस क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंडोर्स करना चाहते थे। ठीक है, तो रियो कन्वेंशन, इसको हम रियो कन्वेंशन कह सकते हैं। इसने क्या किया कि इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। एजेंडा 21 के बारे में भी हम पढ़ते हैं, बट इसका जो मेजर रोल था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना 21st सेंचुरी के अंदर। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एजेंडा 21 का कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं था। इसका और भी मोटिव्स थे, जैसे कि इसको एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना था, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि इनको बेसिकली हर एक फैक्टर को इन्हें अब कंट्रोल में लाना था। जैसे कि आपने अभी देखा था कि इर्रेशनल कंजम्पशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कितना डैमेज हो रहा है, राइट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है। सेकेंडली पॉवर्टी, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि दो सेगमेंट्स में लोगों को बट जाते हैं, जैसे कि हैव्स और हैव नॉट्स। तो इसकी वजह से उन्हें पॉवर्टी को भी कॉम्बैट करना है, प्लस उन्हें डिजीज़ को भी करना है। अब जैसा कि आप जानते हो, सब सारी कंट्रीज़ के बीच में ग्लोबल कोऑपरेशन तो होता ही होता है, राइट। हम एक दूसरे के यहाँ कभी ना कभी ट्रैवल करते रहते हैं, कभी टूरिज्म के चलते, कभी किसी प्रॉब्लम के चलते, बट हमें कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है, राइट। तो उसके ज़रिए हम डिजीज़ भी फैल जाते हैं। अब जैसे कि आप मॉडर्न एग्जांपल लो, कोरोना वायरस, कोविड-19 का जो वायरस था वो पूरे मतलब विश्व में फैल गया। मतलब चाइना में था, चाइना से शुरू हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फैल गया और कितना बड़ा उसने सेटबैक दिया पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ये है, हर कंट्री के बीच में कोऑपरेशन तो होता ही होता है और बहुत क्लोज इंटीग्रेशन होता है। तो इसका ये जो मेन रोल था वो यही था कि इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, वो भी इन सारे तरीकों से। अब आपको इसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो याद कौन-कौन सी रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या-क्या याद रखना है? देखो, पहले तो ये इंटरनेशनल अर्थ समिट याद रखना है, क्योंकि पहला कौन-सा समिट था? इंटरनेशनल अर्थ समिट। कहाँ पर हेल्ड हुआ था? रियो दे जनेरो में, ठीक है। कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। कौन सी ईयर में हुआ था? 1992। और इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? इस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, या फिर यूएनसीईडी अनसेड, ठीक है। ये आपकी 4 मेजर पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। तो देखो, रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको ढंग से कर सकें। तो देखो, प्लानिंग एक ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है जिसके ज़रिए हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं। अब जुडिशियस का मतलब क्या? जुडिशियस मतलब ये होता है कि आप ना तो उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ना ही उसको आप कम एक्सप्लॉइट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अब देखो, अगर आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन्स यूज़ नहीं कर पाएंगी, और अगर आप कम एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब कम यूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। और अगर बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई ना हो पाए तो फिर रिसोर्सेज का आखिरकार काम क्या रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम बीच का रास्ता निकालते हैं, द मिडिल पाथ है जुडिशियस यूज़। तो जुडिशियस यूज़ करना ज़रूरी है, उसके लिए हमें प्लानिंग लगता है।
अब ये प्लानिंग का ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी जैसी कंट्री में। अगर आप इंडिया की बात करो तो इधर तो प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में, राइट? आप कई रीजन्स देखो तो वहाँ पर भाई बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, मतलब वो रीजन्स उस रिसोर्सेज में रिच होते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह देखोगे तो वही सेम रिसोर्स वहाँ पर कम होगा, दैट इज़ कि जो रीजन है वो उसमें डेफिशिएंट होगा। तो कोई रीजन तो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज हैं। और कहीं-कहीं ऐसा है कि उनकी एक्यूट शॉर्टेज हो रखी है कोई दूसरी जगह पे। इसके एग्जांपल्स के तौर पे आप देखो तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर आप देखो तो वहाँ पे मिनरल्स की खूब कमी नहीं है बिल्कुल भी। मिनरल्स तो भर-भर के पड़े हैं। आपने देखे भी होंगे कितने स्टील प्लांट्स, आयरन प्लांट्स, जमशेदपुर वाला जो प्लांट है स्टील का, सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया का। वो भी कहाँ पर लाई करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साइड, राइट? कोल डिपॉजिट्स ये सब भी यही मिल जाते हैं। तो आप देखोगे ये स्टेट्स इन चीज़ों में तो खूब आगे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को देखो, वहाँ पे वाटर की बिल्कुल कमी नहीं है, खूब वाटर आता है ब्रह्मपुत्र नदी के ज़रिए। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है, वहाँ पर ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर बिल्डिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, राइट? राजस्थान में आप देखोगे तो खूब सारी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज में वो पीछे रह जाता है ना? आप लद्दाख देखो, लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है, कितना ठंडा है, वहाँ पर आप देखोगे वो पूरी कंट्री से एकदम अकेला छट के रखा है, लेकिन कितनी सुंदर जगह है। आप कभी जाओगे तो आपको कितना सुंदर लगेगा, मतलब टूरिज्म के लिए तो बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? वहाँ पर आपको वाइटल मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, वाटर नहीं मिल पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हालाँकि वो टूरिज़्म के ज़रिए तो बहुत अच्छा है, टूरिज़्म के नज़रिए से आप देखोगे तो उसमें खूब सारी रिच कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइटल मिनरल्स में वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। चारों लेवल्स पे, बेसिकली हर एक लेवल पे हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के 3 स्टेप्स हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसके 3 स्टेप हैं: आइडेंटिफिकेशन, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब ये तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी इन्वेंट्री को मेजर करते हैं। इन्वेंट्री मतलब वो कितने हैं, कितनी मात्रा में है, कितने अमाउंट में है, इसको हम पहले देखते हैं। पूरे इंडिया के हम कंट्री पे जितने भी रीजन है सब पे हम पहले देखेंगे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर कितने अमाउंट में है। हम उसमें सर्वे करते हैं कि कहाँ पर है, मैपिंग करते हैं कि कैसे कहाँ से निकल जाएगा, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटी कैसी है उस रिसोर्स की और क्वांटिटी कितनी है, इसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं। फिर हम इसको मेजर करके तब जाके हम अपनी रिसोर्स प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले पहचानो तो सही के रिसोर्स कहाँ हैं। सेकेंडली हम इसके लिए फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी और स्किल के ज़रिए आप उन रिसोर्स को इकोनॉमिकली निकाल पाओगे। इकोनॉमिकली निकालने का मतलब कि आप उसको एक अच्छी रेट पे निकाल पाओगे। अब मैंने वही एग्जांपल जो आपको बताया था, 1000 रुपये का रिसोर्स है और उसको निकालने में 10,000 लग जाए तो क्या फ़ायदा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तरीके से निकालने के लिए पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करके रखते हैं ताकि हम ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। थर्डली हम इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कंट्री के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से अलाइन करके देखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही या फिर एक दूसरे के विपरीत तो नहीं जा रही। अब जैसे मान लो कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में आपको कुछ करना है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट प्लान के नज़रिए से अगर आप देखो तो वो उसके लिए एकदम लॉस में जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को पहले मैचअप भी कर लेते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि कहीं पर ये एक दूसरे से आपस में लड़ें तो नहीं। तो चलो इस प्रोसेस के स्टेप्स तो अब हमें पता चल गए। अब ये बात कर लेते हैं कि इंडिया ने इसमें आखिरकार कितना क्या अचीव कर लिया है, राइट? तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद लॉन्च हुआ था, उसमें ही उन्होंने खूब सारे एफर्ट्स लगाए थे ताकि वो जो रिसोर्स प्लानिंग का गोल है उसको अचीव कर सकें। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर किसी की भी रीजन की अगर हमें उसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट करानी है तो उसमें रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। देखो रिसोर्सेज क्या है ना, रिसोर्स का ना डेवलपमेंट से सीधा सीधा रिलेशन होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि रिसोर्स होगा तो हम सीधे डेवलपमेंट ही कर देंगे, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर प्ले करता है कि अगर हमें डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है तो रिसोर्सेज की तो ज़रूरत है, वरना करोगे किससे? ठीक है, अब ऐसा मान लो कि हमारे पास सिर्फ रिसोर्स ही रिसोर्स हो तो क्या उससे भी काम बन जाएगा? नहीं, हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों चीज़ें भी मैटर करती हैं। अकेला रिसोर्स हो तो उससे भी काम नहीं बनेगा। रिसोर्स का होना ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही ज़रूरी है। ठीक है? बहुत सारे अपने रीजन्स हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो खूब हैं लेकिन वो फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो मध्य प्रदेश में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, उधर आपको मिनरल्स के खूब सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं।
तो क्या इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश हर चीज़ में आगे है, डेवलपमेंट में आगे है? नहीं। आगे अगर आप केरला को देखो, केरला में इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल वो लिटरेसी रेट में कितना हाई रैंक करता है। सो बेसिकली ये एक लौता पैरामीटर नहीं है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप एक मतलब एकदम ही डेवलप रीजन हो जाओगे। ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज खूब हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। और ऐसे अलग रीजन्स हैं जिनके पास बहुत पुअर रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता दिया। और पता है, अगर हम कोलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है, अगर हम उसको ट्रेस करते हैं तो हमें पता है क्या पता चलता है कि जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स थे ना, उनका जो मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो था हमारे रिच रिसोर्सेज। मतलब जितने भी आप देखोगे कि जितनी भी कंट्रीज आपकी कॉलोनीज रह चुकी हैं, वहाँ पर जो उनका मेजर फैक्टर था जिन्होंने ब्रिटिशर्स को वहाँ बुलाया, वो था सिर्फ एक, वो है आपके रिसोर्सेज। रिच रिसोर्सेज की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पर गए थे। ठीक है। अब उनके पास देखो टेक्नोलॉजी तो अच्छी खासी थी, तो उस उनके पास ये फैक्टर बन गया, उनके पास ये एडवांटेज बन गया कि वो हमारे रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी एक्सप्लॉइट कर सकें। उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरीके, उनकी इसी वजह से वो हमारे रिसोर्सेज को इतना जल्दी एक्सप्लॉइट कर पाए और अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर पाए अदर कॉलोनीज के ऊपर। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. So ये आपकी गोल्डन स्टेटमेंट है जिस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। क्या है? देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। See, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब हम उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करें और इंस्टीट्यूशंस दें। ये दोनों फैक्टर्स अगर नहीं है, कौन से? आपकी टेक्नोलॉजी और आपके ये जो इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं है तो आप डेवलपमेंट को नहीं कर पाओगे। यू नीड देम फॉर योर डेवलपमेंट। ठीक है। और अगर इस मामले में मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को इसमें बहुत जल्दी अक्ल आ गई थी। उन्होंने कॉलोनाइजेशन से ये बात सीख ली थी कि अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है तो हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तभी काम करेंगे जब हम उसमें अच्छे से टेक्नोलॉजी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटीग्रेट करें, तभी काम बनेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर से ये चीज़ देख चुके थे। सो देयरफॉर उन्होंने इस चीज़ में बहुत ध्यान दिया और उन्होंने क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पे एक एडिशनल फैक्टर पे भी ध्यान दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन पे तो ध्यान दिया ही दिया, और उन्होंने स्किल पे भी फोकस किया कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी स्किल को हम एनहांस करें, ताकि हमारा ये जो डेवलपमेंट प्लान का जो गोल है हम उसे पूरा कर पाएँ। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिसोर्सेज किसी भी अगर हमें जगह की डेवलपमेंट करानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दे आर वेरी वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। पर अगेन इर्रेशनल कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हमारे सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वो भी अलग अलग लेवल्स पे। एंड दिस इज़ द मेन कंसर्न जी, हमारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका ये मेन कंसर्न रहा था और उन्होंने इस बारे में सोचा भी था। एक बार तो गांधी जी ने अपने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। उन्होंने बोला कि सबकी ज़रूरतों के लिए तो बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन अगर हमें किसी एक इंसान की भी लालच पूरी करनी है तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इंसान की लालच कभी ख़त्म होती ही नहीं है। और इन्होंने इसका जो रीज़न बताया, उन्होंने ये बताया कि ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स ही इनका सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर सिर्फ और सिर्फ हमारी डेवलपमेंट को नुकसान ही पहुंचाता है। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो काहे के लिए किया? सिर्फ और सिर्फ अपने आप की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उन्होंने इसको रूट कॉज बताया रिसोर्स डिप्लीशन का। ठीक है। उन्होंने एक उनकी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन के खिलाफ क्यों थे? पहली बात तो मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को बनाना। वो इसके खिलाफ थे। पता है वो क्या चाहते थे? वो इसको रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मास प्रोडक्शन कोई फ़ायदा नहीं है मास प्रोडक्शन से, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन बाय मासेस करें तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब हम बहुत ज़्यादा लोगों, ठीक है, मासेस मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा लोगों से अगर हम उनसे प्रोडक्शन कराएंगे तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा उन लोगों के लिए और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो वो मास प्रोडक्शन को तो मना करते थे, लेकिन इसको वो राइट चेक देते थे। ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के लिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे स्टेप्स ले लिए हैं, किन्होंने इनके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा के इनके ऊपर स्टेप्स लिए हैं। तो ईयर बाय ईयर मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला जो स्टेप था वो लिया था 1968 में। किसने? इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम ने लिया था। उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन को सबसे पहली बार एक सिस्टमैटिक वे में
मतलब एडवोकेट किया था सबके सामने। देन 1974 में गांधीयन फिलोसफी, अभी मैंने बताया गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, लेकिन वो प्रोडक्शन बाय मासेस को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने इसी गांधीयन फिलोसफी को अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रेजेंट किया। किसने किया? शूमकर। अकॉर्डिंग टू जर्मन प्रोनाउंसिएशन इट इज शूमकर। देन 1987 के अंदर क्या होता है? एट ग्लोबल लेवल अगेन ब्रुटलैंड कमीशन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बताया कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका है, जिसको मतलब इसके थोड़े दिनों बाद इसको एक बुक में भी पब्लिश किया गया था, विच इज़ आर कॉमन फ्यूचर। और फिर 1992 की अर्थ समिट एट रियो दे जनेरो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कौन सी है, मैं पहले उनको हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्लब ऑफ रोम ने कौन सी ईयर में? 1968 में क्या एडवोकेट किया था? रिसोर्स कंजर्वेशन को। सेकेंडली गांधीयन फिलोसफी को शूमाकर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में पब्लिश किया था। कौन से ईयर में? 1974 में। हालांकि ये डेटा लर्न करने के लिए नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। थर्डली ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, मतलब जैसे पता है मैं आपको ये क्यों डेटा दे रहा हूँ, बिकॉज अगर आप अपने आंसर्स में इन चीज़ों को इंटीग्रेट करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई आप इनको लिख सकते हो। इट विल ओनली हेल्प यू। इसको किस में पब्लिश किया था? आर कॉमन फ्यूचर बुक में। कौन से? ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने अपनी जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने अपनी बुक आर कॉमन फ्यूचर में पब्लिश किया था। एंड चौथा, अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी? रियो दे जनेरो 1922। तो ये आपके 4 स्टेप्स थे। आगे बढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज की तरफ। तो अगर लैंड रिसोर्सेज की मैं बात करूँ तो ये हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं फॉर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो जिसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा है। अब बताओ क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी चीज़ों के लिए हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब सोच लो, अगर हमारे पास लैंड नहीं होगा तो हम अपने प्लांट्स किधर उगाएंगे? प्लांट्स कहाँ पर रहेंगे? बेसिकली उन्हें तो ज़मीन चाहिए ना, दे नीड सॉइल। सेकेंडली वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमें भी एक जगह पर रहने के लिए लैंड तो चाहिए ना। अगर पैरों के नीचे लैंड नहीं होगे तो क्या पानी पर चलोगे? राइट। तो लैंड रिसोर्सेज आर इक्वली इंपॉर्टेंट और इनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एक सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा लैंड ट्रांसपोर्ट वगैरह और जितने भी फैक्ट्रीज, जितने भी जो बिजनेस एंटिटीज़ बनती हैं सारी की सारी एक लैंड पे ही तो बनती हैं। बिल्डिंग्स बनाओगे तो लैंड पे ही तो बनाओगे। सो हमें एक चीज़ तो पता है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये एक फाइनाइट मात्रा में है, दैट इज़ कि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है। अब ऐसा तो है नहीं है कि लैंड जो है अपने आप बढ़ जाएगा, ये कोई रिन्यूएबल रिसोर्स तो है नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि एक ही फिक्स अमाउंट में है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अगर यूज़ करें तो अच्छी प्लानिंग से यूज़ करें। तो अगर मैं अभी करेंटली बात करूं कि हमारा लैंड कैसे, कहाँ पर, कैसे रूप में है, मतलब कि क्या रिलीफ फीचर है, तो हम इनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख भी सकते हैं। फर्स्ट है प्लेन, सेकंड माउंटेन्स एंड थर्ड प्लेट्यूज। ये हमारे 3 टाइप की अभी टेरेन्स हैं। 43% ऑफ आवर टोटल लैंड एरिया प्लेन एरिया है, मतलब प्लेन लैंड है, जिससे हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मिलता है, फैसिलिटी मिलती है। अब क्यों? देखो प्लेन एरिया तो आप वहाँ पे आराम से एग्रीकल्चर कर पाओगे, एग्रीकल्चर से आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बूस्ट होगी। इंडस्ट्री बनाने के लिए अगेन प्लेन लैंड होगा तो आप अच्छे से आसानी से इंडस्ट्री बना पाओगे, अच्छे से फैक्ट्री सेटअप कर पाओगे, अच्छे से बिल्डिंग्स बना पाओगे, राइट। तो अगेन ये जो प्लेन्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करते हैं। माउंटेन्स की बात करूँ तो ये हमारे 30% लेके बैठे हैं टोटल एरिया का। 43% किसके पास है? प्लेन्स के पास। 30% है आपके माउंटेन्स के पास, एंड जो 27% रिमेनिंग है वो प्लेट्यूज के पास है। माउंटेन्स की बात करूँ तो यार ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ज़रिए जो रिवर्स हैं उनको पानी मिलता है। अब आप जानते हो माउंटेन्स में क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। उन ग्लेशियर्स के ज़रिए ही तो पानी बढ़ता है ना, हमारे जितने भी रिवर बॉडीज़ हैं उनके लिए पानी बढ़ता है। अब सारे के सारे की तो नहीं कहूँगा, बट जो हमारी हिमालयन रिवर्स हो गई जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और कौन सी थी, यमुना, इन सब के लिए तो हमें चाहिए ना पानी, और कहाँ से आता है? हमारे माउंटेन से आता है। एंड अगेन ये हमारे लिए टूरिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे लेह लद्दाख की बात करी थी, तो लेह लद्दाख आखिरकार है क्या है? माउंटेन ही तो है, एक हिमालय की श्रृंखला ही तो है। तो वो लोगों को कितनी सुंदर लगती है, तो इसकी वजह से, उसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म भी बन जाता है, और टूरिज्म बढ़ेगा तो अगेन कंट्री के अंदर पैसा आएगा। अब 27% प्लेट्यू की बात करूँ तो वो भाई ऐसी एक ही चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो है उसमें से मिनरल्स खूब निकल जाते हैं। अभी जैसे हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करी थी, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमारा ये प्लेट्यू एरिया ही तो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू ही तो है। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की, तो उसमें जो मेजरली है वो आपका डेक्कन प्लेट्यू है। उसमें भी आपको खूब सारे फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं और इनमें फॉरेस्ट भी अच्छे खासे निकल जाते हैं। तो अभी जो करंट लैंड यूजेज है वो ऐसा है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो।
पर अगर लैंड यूटिलाइजेशन की बात करूँ कि लैंड रिसोर्सेज को हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया कि कैसे क्या लैंड के रिलीफ फीचर हैं। अगर मैं उनकी यूटिलाइजेशन मतलब हम उन्हें यूज़ कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बात करूँ, तो हम इन्हें 5 मेजर तरीकों से इनको यूज़ करते हैं। तो वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो हैं आपके फॉरेस्ट, ठीक है? अब फॉरेस्ट का जो एरिया है वो थोड़ा-सा फिक्स्ड टाइप का रहता है। अब फॉरेस्ट के बारे में तो मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो बात अलग है, हम उनका जो परसेंटेज है वो उन्हें काट-काट के कम कर देते हैं, तो वो बात अलग है। सेकंड यूज़ की बात करूँ तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये वो लैंड है जिसके ऊपर की हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कौन-कौन से लैंड आते हैं? देखो, एक तो बैरन और वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड क्या है? मतलब उसकी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब उस पे अगर जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमें कहीं कोई क्रॉप उगानी है, तो उसके लिए हमें नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए होते हैं ना। अच्छी अगर मिट्टी की खाद हो तो और अलग बात है, ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन इन बैरन और वेस्टलैंड के अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ ये मतलब इनके अंदर ना तो न्यूट्रिएंट्स हैं, ना तो ये लैंड मतलब किसी लायक है। ठीक है, थोड़ा मार्शी एरिया जैसा हो जाता है, ठीक है? एंड इसके अंदर और भी लैंड आता है, वो हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस पे आते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर जहाँ पर बने हैं, वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो आप? अब वहाँ पर हमारे घर तो बन चुके हैं, रोड्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, और इसके अंदर हमारे हाउसेस भी आ गए, तो ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, सिंस हम इनके ऊपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। थर्ड टाइप की बात करूँ तो थर्ड टाइप में आते हैं आपके अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अंदर हम किन-किन को एक्सक्लूड करते हैं? फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब फैलो लैंड क्या होता है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बताऊँगा। पर पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से कवर हो रहे हैं। इसके अंदर वो कवर हो रहे हैं जिनके अंदर जैसे कि पास्चर्स के बारे में आपने सुना होगा। अब जैसे हमारी जो कैटल होती है, जो बेसिकली भेड़-भैंस होती है, गाय-बकरी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इनको भी तो आपको कहीं पर रखना होता है ना। जैसे अब इनके लिए एक ओपन एरिया चाहिए होता है, एक गार्डन टाइप का, राइट? एक ग्राउंड टाइप का होना चाहिए जिस पे ये ग्रेज़ कर सकें। तो उसको हम क्या कहते हैं? पैस्चर कहते हैं या फिर ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। तो इनके लिए भी तो हमें कोई जगह चाहिए ना, तो उस जगह को हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में इंक्लूड कर देते हैं। सेकेंडली, लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन द नेट ज़ोन एरिया। नेट ज़ोन एरिया क्या है वो अभी उसको आगे बात करेंगे। बट इसके अंदर वो पेड़ लैंड आ जाता है जिसके अंदर हमने ट्री क्रॉप्स उगा रखे हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, आपके अगर आप रोड्स पे देखो या फिर आप अपने आस-पास नेबरहुड में देखो, तो एक आध प्लांट या फिर एक आध पेड़ तो आपको दिख ही जाएगा। इनफैक्ट एक आध नहीं होता, बहुत होते हैं। अब जैसे कि आप रोड्स पे देखोगे, जो मेन रोड होती हैं, उसके बीच में जो डिवाइडर होता है, उसके ऊपर भी कभी-कभी प्लांट्स उगा दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स और ट्रीज़ आते हैं ना, इनको हम मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है? थर्ड वी हैव कल्टिवेबल वेस्टलैंड। अब ये कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होता है? ये वो वेस्टलैंड होता है जिसको कि हम 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से ज़्यादा अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। अब जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास एक इतना सा लैंड है, ठीक है? इसके अंदर मैंने क्या किया कि पहले-पहले तो खूब सारा एग्रीकल्चर कर लिया। अब इसकी वजह से क्या है ना, मिट्टी की क्वालिटी जो है वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई। तो अब मेरे को क्या, ये लैंड पे मैं जो क्रॉप उगा रहा हूँ वो ढंग से उग नहीं पा रही, मतलब वो मेरे को उतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अब मेरे को उसमें इतने सारे इंसेक्टिसाइड, इतना सारा पेस्टिसाइड, इतना सारा मैन्योर वगैरह डालना पड़ जाता है कि जितना मैं इसमें से पैसा कमा पा रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इससे ज़्यादा मेरा पैसा लग जाता है। तो मैंने क्या किया कि इस लैंड को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैं इस लैंड को इसलिए छोड़ दूँगा ताकि अगर हम थोड़े दिन के लिए छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए छोड़ देंगे, थोड़े सालों के लिए छोड़ देंगे, तो ये क्या है ना, अपने आप को थोड़ा सही कर लेगा। अगर आप लैंड को, अब नेचर को अगर आप छोड़ देते हो ना, तो नेचर अपने आप को खुद ठीक कर लेता है। नेचर के अंदर तो ह्यूमन बीइंग्स को हील करने की पावर होती है। खुद को तो वो हाल हील कर लेगा, ठीक है? तो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर 5 सालों से ज़्यादा ये लैंड छूट गया है, तो हम इसको कल्टिवेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अगर आपने, अभी मैं आपसे डिस्कस करूँ कि आपने कौन-कौन से 3 पार्ट सीख लिए। पहले तो आपका फॉरेस्ट आ गया, ठीक है? सेकंड आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इनके अंदर आपका बैरन एंड वेस्ट लैंड और जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस पे लगे हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मकान, घर जितने भी आपके सब है वो सब। थर्ड बात करूँ तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसके अंदर कौन-कौन से आ जाते हैं? आपके परमानेंट पैस्चर्स, जहाँ पर जैसे भेड़-बकरी चरती हैं, और आपकी जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं, जो कि आपके जैसे नेबरहुड में ट्रीज़ दिख जाएँगे, और कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है? 3 वैराइटीज़ हो गई। अब चौथे टाइप की तरफ चलें तो वो होता है फैलो लैंड। अभी आपको मैंने पीछे दिखाया था ना कि उसमें हमने फैलो लैंड को इंक्लूड नहीं किया था। तो फैलो लैंड को हम यहाँ पर लेते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के फैलो आते हैं। एक तो आपका होता है करंट फैलो, और दूसरा होता है आपका अदर देन करंट फैलो। अब करंट फैलो और अदर देन करंट फैलो के अंदर अंतर क्या है? तो देखो, करंट फैलो वो लैंड होता है जिसको कि हमने एक या एक से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए हमने इसको कल्टीवेशन नहीं किया है। अगेन जैसे मैं मान लेता हूँ ये हमारा लैंड है, ठीक है? इसके अंदर मैंने कल्टीवेशन किया रखा था। अब क्या होता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं है, और ना मेरे पास अभी बैंक का कोई रिसोर्स है जिसके ज़रिए मैं इस पे क्रॉप उगा पाऊँ।
तो मैंने क्या किया, 1 साल के लिए मेरी ये फसल रह गई। अब अगर ये रह गई तो मैं इसको करंट फैलो की कैटेगरी में डालता हूँ। क्यों? अब देखो, इसलिए माना जाता है करंट फैलो क्योंकि इससे 1 या 1 से कम साल, आई रिपीट 1 साल या फिर 1 से कम, ठीक है, 1 या 1 से कम साल, ये आपकी कैटेगरी कौन सी होती है, करंट फैलो की। अदर देन करंट फैलो आपका पड़ता है 1 से 5 साल के बीच में। कौन से साल? एग्रीकल्चरल ईयर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्रीकल्चरल ईयर, जिसको कि मैं यूज़ तो करे जा रहा हूँ पर मैं बता नहीं रहा, राइट? तो मैं वो भी बता देता हूँ। आप इसको अपने एकेडमिक ईयर से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपका एकेडमिक ईयर कैसे शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है और आपका कहाँ तक जाता है, मार्च तक ऐसे जाता है। इसको भी आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हो। आपका जो एग्रीकल्चरल ईयर होता है वो अप्रैल और मई में शुरू होता है, अप्रैल टू मई में शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आपके फेब से मार्च में ये आपका ख़त्म हो जाता है। ये आपका एग्रीकल्चरल ईयर ऐसे मेजर किया जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमने 3 वैरायटी पढ़ ली हैं फैलो लैंड्स की, तो मैं उन सबको एक साथ सम अप कर दूँगा। कल्टीवेबल वो है जो कि 5 से ज़्यादा सालों के लिए हमने इसको कल्टीवेट नहीं किया है। कौन से साल? एग्रीकल्चरल साल, ठीक है? 5 या 5 से ज़्यादा। करंट फैलो वो होते हैं जिनमें 1 से कम है, ठीक है? 1 से कम साल है तो वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आएगा? करंट फैलो। और अदर देन करंट फैलो इन दोनों के बीच में आते हैं, मतलब 1 से 5 साल, और ये तीनों के तीनों किन सालों की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मतलब इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड को डिनोट करता है जिसमें से कि हम क्रॉप्स को सो करते हैं। कौन से? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास इतना सारा लैंड था, ठीक है? इसमें से मैंने मान लो इतने एरिया पे क्रॉप्स उगाई हैं, क्रॉप्स ध्यान रखना, इन पे उगाई हैं और इन्हें हार्वेस्ट किया है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? इसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो कि हमारे पास अभी इन सब लैंड्स की मैंने बात करी थी, इनमें क्या होता है, या तो 1 साल होता है या फिर 2 साल, ऐसे मतलब अभी कैटेगरीज में हमने डिसाइड कर लिया था। तो हम इनको भी अगर इंक्लूड कर देते हैं, मतलब जितना भी इसमें हुआ हो, जैसे 1 साल में हो गया था, तो उसको भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, इस टोटल को हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है? तो अगेन इसका मैं अगर एक इक्वेशन टाइप का लिखूँ तो वो कैसे लिखूंगा मैं? पहली बात तो आपको नेट सोन एरिया समझ आ गया ना? नेट सोन एरिया के अंदर हम वो एरिया को इंक्लूड करते हैं जिसमें कि हम क्रॉप्स को सो कर चुके हैं और हार्वेस्ट भी कर चुके हैं, मतलब बेसिकली कल्टीवेशन हो चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? नेट सोन एरिया। अगर हम नेट सोन एरिया के अंदर, ठीक है, नेट सोन एरिया के अंदर अगर हम वो एरिया भी इंक्लूड कर दें जिसमें कि हमने 1 या 1 से ज़्यादा साल में अगर हमने कुछ किया भी है, कुछ भी, जैसे मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर अगर हमने कुछ सो कर दिया है, हार्वेस्ट कर दिया है, तो उसको भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, सो यू शुड नो अबाउट इट। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हमने पाँचों वेराइटीज़ डिस्कस कर ली, पहले 2 तो आपको याद ही हो गए और जो भी मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता हूँ, फैलो लैंड्स और नेट सोन एरिया, और इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म था वो कौन सा था? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर हम लैंड को यूज़ कैसे कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यूज़ ऑफ लैंड को हम 2 तरीक़ों से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो है आपका फिजिकल फैक्टर, ठीक है, जिसकी के अंदर आपकी आ जाती है टोपोग्राफी, आ जाती है क्लाइमेट, आ जाता है सॉइल, आ जाती है सॉइल के टाइप्स आ जाते हैं, तो ये आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। और दूसरे होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर हम पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस को इंक्लूड करते हैं। अब टोपोग्राफी के मतलब में तो आप जानते हो कि कैसी क्वालिटी है सॉइल की, उसमें हम क्लाइमेट चेक करते हैं कि भाई क्लाइमेट ढंग का है कि नहीं है। अब जैसे कॉटन होती है उसको तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, मतलब उधर कोई बर्फ़ या फिर कोई भी उमस सी ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो हर किसी क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। और फिर सॉइल का टाइप कैसा है, जैसा कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी इसके बारे में, तो वो भी हम देखते हैं। और ह्यूमन फैक्टर्स भी देखते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, राइट, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या रोल है। अब जैसे मान लो कि एक जगह है उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपार्टमेंट्स को बनाना ज़्यादा कंसिडर करेंगे। क्यों? उससे क्या है ना, लैंड कम वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं मतलब कम यूटिलाइज होगा। तो हमें क्या करना है, हमें लैंड का तो हमें जुडिशियस यूज़ करना ही करना है ना, बिकॉज वो तो फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। और फिर कल्चर और ट्रेडिशंस को भी हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर कैसे लैंड का यूज़ हो रहा है। कहीं कहीं पर शायद लैंड को ज़्यादा, अब जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है, कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो खुद की ज़मीन चाहिए, हम नहीं रहेंगे अपार्टमेंट पे। तो ऐसी कंडीशंस में भी हमें देखना पड़ता है सब कुछ। तो इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या हमें लैंड को यूज़ करना है। अब अगर हम बात करें इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर हम इस एरिया में से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 93% एरिया का ही हमारे पास डेटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे हमारे इंडिया में बहुत से रीजन्स हैं जहाँ पर कि हम इन डेटा रिसर्चेस को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हमारी,
एक्सेप्ट आसाम को अगर हम उसमें से निकाल दें तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं उनमें हमारी रिपोर्टिंग अच्छे से फुल्ली नहीं हो पाई है। और आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा, पीओके के बारे में और अक्साई चीन, ये जो एरियाज़ हैं इन पे बेसिकली जैसे पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है और जैसे चाइना भी क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। तो इन एरियाज़ पे अगेन कंट्रोवर्शियल मैटर्स चलते रहते हैं। तो इस वजह से हम इन एरियाज़ पे जो रिसर्च है उसे कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 93% ही डेटा है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। और अगर बात करें लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर की, तो वो भी इन दिनों देखा गया है कि कम होता जा रहा है। कुछ सालों में, पिछले सालों में ये कम ही होता गया है। एंड परमानेंट पैस्चर का मतलब आप जानते हो ना, जहाँ पर हम ये भेड़ बकरियों को चराते हैं, राइट। एंड देन अगर हम बात करें, आधे से ज़्यादा जो करंट फैलो लैंड है वो पुअर क्वालिटी का है, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फैलो लैंड्स होते हैं, वेस्ट लैंड होते हैं, उनमें जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो पुअर होती है और न्यूट्रिएंट रिच भी नहीं होती हैं। और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फिर हमें उसमें और ज़्यादा चीज़ें लगानी पड़ेंगी, राइट। और इसको अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती ही होती है। इसलिए हम इन लैंड्स को क्या करते हैं कि साल में 1 या 2 बार ही मतलब 2-3 सालों में 1 या 2 बार करते हैं, ठीक है। 2 से 3 सालों के बीच में 1 या 2 बार हम इसको कल्टीवेट करते हैं अगर हो पाए तो, ठीक है। और इसको फिर हम नेटस्टोन एरिया में इंक्लूड कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जब इसको हम इंक्लूड कर देंगे तो क्या बनेगा? येस, यू गॉट इट राइट, इट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो आपको अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया है। और इसको करने के बाद जो हमारा NSA है, NSA मतलब नेट सोन एरिया जो इंडिया का है, वो 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया में आ जाता है। मतलब इसका ये है कि अगर जैसे ये हमारा टोटल लैंड है तो इसका 54% जो है वो हमारा कल्टीवेशन के अंदर आता है, दैट इज़ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर आ जाता है। इसके अंदर हमने ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करी है, इसमें हम सिर्फ नेट सोन एरिया की बात नहीं कर रहे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको अंतर समझना है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? उसमें हम NSA दैट इज़ नेट सोन एरिया के साथ जो हम फैलो लैंड्स में जितना भी कल्टीवेशन करते हैं साल में 1 आध या 2 बार, जितनी बार करते हैं, अगर 1 आध बार भी कर लेते हैं 5 साल में, अगर उसको इंक्लूड कर दें तब जाके हमारे पास एक ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है। सो अब आपको ये बात समझ आ गई है। नेट सोन एरिया का जो पैटर्न है वो पता है स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है। अगर आप बात करोगे एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन्स जो हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पंजाब हरियाणा की, अब आप जानते हो कि भाई यहाँ की जो खेती है वो तो पूरे इंडिया में फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा खेती होती है वो इन्हीं रीजन्स में होती है। तो इसमें जो आपका ये जो नेट जोन एरिया है ये आपका 80% तक पहुंच जाता है। वहीं आप दूसरे एरियाज़ की बात करो जैसे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का जो पता है नेट जोन एरिया वो पता है 10% ऑफ टोटल लैंड है। मतलब इसका ये परसेंटेज से मैं ये डिनोट करना चाहता हूँ कि पंजाब का 80% एरिया कल्टीवेशन के अंडर है, अरुणाचल का 10% एरिया कल्टीवेशन के अंडर है, मतलब जहाँ पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, इससे हम ये डिनोट करना चाहते हैं। तो देख रहे हो डिफरेंस कितना है, कहीं पर इतनी 80% तक जा रही है, कहीं पर 10% तक पहुंच रही है। तो ये डिफरेंस है, यही हमारा बदलता रहता है। मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इनमें तो 10-10% है, वहीं 80% जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और वेस्टर्न यूपी में भी ये ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हो, 1960-61 की अगर हम डेटा में देखते हैं तो हमारे पास 45% अप्रॉक्सीमेटली जो 45% है वो हमारे नेट जोन एरिया के अंडर आ रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये एरिया बढ़ रहा है। क्यों? यहाँ पर 45.26% था, लेकिन अगर हम 2014 और 15 की बात करें तो यहाँ पर ये 45.5% हो गया है। दैट इज़ 0.24% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। हालांकि इतना बड़ा नंबर आपको लग रहा होगा कि क्या बड़ा नंबर है, बट देखा जाए तो 0.24% भी बहुत होता है। बस एक बात का दुख है, क्योंकि इतने सालों के बाद भी हम सिर्फ इतना ही इंक्रीज़ कर पाए हैं, तो इस बात का ज़रूर आप कह सकते हो कि कम है। बट अदर देन दैट 0.24 भी एक अच्छी ग्रोथ रहती है, ठीक है। और फिर बाकी एरिया आप देख ही सकते हो, अभी मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया था, ठीक है। फॉरेस्ट का आप यहाँ पे एरिया देख रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे 18.11% है, या फिर 18% के इक्विवेलेंट मैं मान लेता हूँ। मतलब इन सालों में सिर्फ और सिर्फ ये 23% तक पहुँच पाया है। मैं अप्रॉक्सीमेट डेटा कह रहा हूँ, इसलिए 23%, दैट इज़ 5% की बढ़ोतरी हुई है इन फॉरेस्ट एरिया, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है। बट स्टिल ये जो हमारा ग्लोबल पैरामीटर है 33.3% का, उससे ही अभी भी कम है। अब ये ग्लोबल पैरामीटर का क्या मतलब है? देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारे पूरे एरिया का अगर हम 33.33% अगर फॉरेस्ट को डिनोटेड है, देन वो कंट्री मतलब अच्छी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ दिस फॉरेस्ट एरिया। तो 33.3% एक मिनिमम क्राइटेरियन है, विच इज़ गुड, क्योंकि अगर आपको अपनी कंट्री को एनहांस करना है तो दैन यू नीड नेचर।
वहीं अगर मैं बात करूँ बैरन लैंड की, तो वो जो है वो कम होता जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम इसमें कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं। 1960 और 61 में आप देखोगे तो ये 12% एरिया है, लेकिन अगर आप 2014 टू 15 में देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 5.5% रह गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमारा बैरन लैंड कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा कल्टीवेशन बढ़ता जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था ना किसके बारे में, वो परमानेंट पैस्चर के बारे में, तो वो जो एरिया है वो भी घटता जा रहा है, विच इज़ 4.71 से 3.3%। तो एक हेल्दी ग्रोथ कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में तो अच्छी बात है, फॉरेस्ट ग्रोथ इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंडली आपका ये जो बैरन लैंड है ये भी कम हो रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो ये आपका डेटा हो गया, इसको एनालाइज करने की ज़्यादा वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है। जनरली इसमें से क्वेश्चंस नहीं आती हैं, बट अगर आप इसको अगेन अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करोगे तो अच्छी बात है। अब जो प्रॉब्लम्स इन सबसे एसोसिएटेड हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इनसे एसोसिएटेड, अभी जो हमने लैंड यूज़ पैटर्न को देखा उसके अगर हम रिगार्डिंग देखें, तो एक बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा लैंड एरिया है वो 33%। देखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में बनी थी, इसने कहा था कि 33% ऑफ अवर टोटल लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, लेकिन हमारा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 23%। तो ये सबसे पहला हमारा एक मेजर ड्रॉबैक है। हमें 33% चाहिए लेकिन हमारा 23% है। सेकेंडली, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमें इकोलॉजी को बैलेंस करके रखना है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखना है, देन वी नीड फॉरेस्ट। मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ। सेकेंडली, एक और फैक्टर है, अब आप जानते हो ना फॉरेस्ट के अंदर कितने सारे आपके ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आपके होते नहीं है ट्राइबल, ये जो लोग होते हैं लाखों करोड़ों संख्याओं में होते हैं। अब इनका जो बेसिकली लाइवलीहुड है वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है। इनके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं जिनके ज़रिए इनको चाहिए फॉरेस्ट। लेकिन क्या होता है कि ये फॉरेस्ट का जो एरिया है ये अभी भी बहुत कम है, एंड अगर उनको अच्छे से अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करना है देन दे नीड फॉरेस्ट। दैट इज़ वाई फॉरेस्ट की एक इंपॉर्टेंस है। इसके आपको दो कारण कौन कौन से लिखने हैं, सबसे पहले तो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस, और सेकंड जो लाइवलीहुड है ट्राइबल्स का उसके लिए। एंड अगर जैसे कि अभी हम बात करें वेस्ट लैंड की, जिसको कि हमने अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए रखा था, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज। जैसे कि रॉकी मतलब जहाँ पे पथरीला एरिया है, एरिड मतलब जहाँ पर पानी की कमी है, मतलब डेजर्ट एरिया, राइट। और आपके मार्ची एरियाज जहाँ पर मतलब सॉइल की क्वालिटी एकदम ही पुअर होती है। तो ऐसे ऐसे एरियाज़ में हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। एंड सेकेंडली हमने जो सेटलमेंट्स की बात करी थी, सेटलमेंट्स मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर घर हैं, रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, इंडस्ट्री है, ये सब के लिए भी तो ज़मीन चाहिए होती है ना। तो भाई देखो, ये जो हम कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ लैंड कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हम कंजर्वेशन पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? हम लैंड को क्या है ना उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं जितना वो डिज़र्व करता है, और इसी की वजह से हमें लैंड डिग्रेडेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन के बारे में आप सब जानते हो। लैंड डिग्रेडेशन ऐसा है कि जब हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है, हमारा जो लैंड है, जब वो मतलब एग्रीवेट करने लगता है, उसकी जो क्वालिटी है वो कम होने लगती है, उससे हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। हमारी जो 95% हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कहाँ से आती हैं? सिर्फ और सिर्फ लैंड से। खाना चाहिए, लैंड से आता है। कपड़े चाहिए, लैंड से आता है। घर बनाना है, लैंड पर बनाओगे। सब चीज़ तो हमारी लैंड से ही चाहिए ना। मतलब 95% जो हमारी बेसिक नीड्स है वो लैंड से आती हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड तो हो ही रहा है, लेकिन जो नेचर का बैलेंस है वो भी बिगड़ रहा है। देखो, अभी मैंने आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बताया था ना, अभी हमने रिसेंटली जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर था डेवलपमेंट वाला, उसमें हमने बात करी थी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। हम इसमें क्या करें, देखो ऐसा होता है कि कोई चीज़ है अगर नेचर की, अगर हम उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करे जा रहे हैं बिना उसका अगर हम कंजर्वेशन करें, तो नेचर की क्या कैपेसिटी होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, नेचर की पावर है कि वो हील करने की पावर रखता है। वो खुद को भी हील कर लेता है, वो ह्यूमन को भी हील कर लेता है। तो ये जो उसकी नेचर की पावर है टू हील इटसेल्फ, ये कभी कभी कम पड़ जाती है। हम इतने लार्ज स्केल पे इतना डिप्लीशन करते हैं कि कभी कभी नेचर भी वो काम पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि हमने मान लो कि 10,000 का नुकसान कर दिया, और नेचर क्या कर पाता है, वो हर साल 8,000 का रिपेयर कर पाता है। तो यहाँ पर ये जो 2,000 का बैलेंस बिगड़ गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है, और ये हमारे लिए ही कहर बन के बरसेगा। और अगर ये हम साल भर सर कंटिन्यू करते रहे, तो ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ता जाएगा। ये 2,000 से 4,000 होगा, 4,000 से 6,000 होगा, 8,000, 10,000, और जब 10,000 पे पहुंचाया जाएगा, फिर सोचो वो 8,000 का जब रिपेयर कर पा रहा है, तो हम 20,000 तक जब हम पहुंच जाएंगे तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। सो ये हमारी एक दिक्कत है कि हम जो नेचर का जो बेसिकली पावर है उसको रिप्लेनिश करने का, हम उसको भी मतलब कम करते जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है? देखो, चार चार तरीके के हमारे पास हैं, तो 3 तरीके के, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया। ये हमारे 4 मेजर तरीके हैं जिनकी वजह से जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन है वो सिग्निफिकेंटली होता है। अब ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। आपको पता है
जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वाला इलाका हो गया ना, जहाँ पर झारखंड, ओडिशा ये सब है, इधर क्या होती है, माइनिंग ढंग की होती है। तो माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। माइनिंग क्यों होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं। अभी हमने पीछे बात करी थी ना, तो मिनरल्स की क्वांटिटी की वजह से यहाँ पर माइनिंग भी होती है। माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्यों, डिफॉरेस्टेशन नहीं तो करोगे। अब जैसे मान लो आपको एक जगह पे माइनिंग करनी है, तो आप यहाँ के पेड़ तो काटोगे ही ना। देखो, पेड़ को अगर आप काटोगे तो क्या नुकसान होगा, हमारे लिए ही तो होगा। पेड़ कट जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो रूट्स जो सॉइल के अंदर फैली हुई हैं, अगर हम उनको खींच देंगे तो सॉइल की क्वालिटी तो बिगड़ेगी ही ना। सो दिस इज द फैक्टर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स की, तो यहाँ पर जो समस्या है वो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। अब इससे कैसी समस्या खड़ी होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा लैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर ये हमारी ग्रास हो गई, और यहाँ पर ये हमारा एक परमानेंट पैस्चर है, जहाँ पर मतलब हमारी जो कैटल है वो यहाँ पर कंज्यूम करती है, हमारी ग्रास है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक शीप है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना, आई नो थोड़ी सी गंदी है, बट ठीक है, ठीक है, हमारी शीप हो गई। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी हमारे पास शीप्स हैं जो यहाँ पर कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है। तो अब इनमें देखो दिक्कत क्या खड़ी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये सारी सारी शीप्स हैं, अब ये ग्रास को कंज्यूम कर रही हैं। तो पता है जब ये ग्रास को अपने मुंह से जब इसे खींचती है ना, तो इसके नीचे ये जो ज़मीन होती है ना, थोड़ी सी उखड़ सी जाती है, राइट। अब जैसे मान लो ये हमारी ज़मीन है, इसके अंदर अब जैसे ग्रास ऐसी उगी हुई है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जैसे हमारे पास एक ग्रास है, अब इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें तो नीचे तक पहुँचेंगी ही ना। अब जैसे यहाँ पे हमारी जो शीप थी उसने इसको ऐसे कंज्यूम कर लिया, तो पता है यहाँ पर ये जो हल्का सा लैंड है ना, ये थोड़ा सा उखड़ सा जाता है, और ये जो लैंड उखड़ जाता है ना, इसकी वजह से ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन अकर करता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। थर्डली अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर आप जानते हो दिक्कत क्या हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पर ये एरिया फेमस क्यों है, ये फेमस है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है वो है ओवर इरीगेशन। क्यों, क्योंकि भाई इनकी क्रॉप्स रहती है, तो इनकी अक्सर ये आदत रहती है कि यहाँ पर ये ओवर इरीगेशन कर देते हैं। पानी की जितनी ज़रूरत भी नहीं होती ना, उससे ज़्यादा पानी ये लोग वहाँ पर इरीगेट कर देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम कैसे खड़ी होती है, चलो मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास लैंड है, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया है, ज़्यादा ही पानी इसमें ऐसे ऐसे ऊपर मान लेते हैं हद से ज़्यादा हमने इसमें पानी भर दिया है। तो होता क्या है, ये जो पानी है ना, ये सॉइल के अंदर कुछ ज़्यादा ही डीप चला जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी का वो होता नहीं है पानी जैसा, वैसा बन जाता है। मतलब मिट्टी उतनी टाइट रह नहीं पाती है, उल्टा कुछ ज़्यादा ही लूज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि मिट्टी में पानी नहीं डाला, पानी में मिट्टी डाल दिया है। और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो, ओवर इरिगेशन से वाटर लॉगिंग की समस्या क्रिएट होती है। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब मिट्टी के ऊपर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में तैरने लगे तब हम उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। और इसकी वजह से सॉइल बेसिक और सॉल्टी हो जाती है, राइट। जो सॉइल, अब हम जैसे कि जानते हैं सॉइल 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो आपकी एसिडिक होती है, आपकी एक होती है फिर बेसिक, एंड देन आपके पास आती है न्यूट्रल। और क्रॉप्स को जो चाहिए होती है वो न्यूट्रल सॉइल्स चाहिए होती हैं, ताकि हम फिर अच्छे से उसमें इरिगेशन और प्रोडक्शन कर सकें। पर यहाँ पर जो सॉइल है वो बेसिक हो जाती है अगर हम पानी ज़्यादा डालते हैं, और फिर अगेन सॉल्टी भी हो जाती है नमकीनी परत की वजह से। और यही एक रीज़न नहीं है जो हमने अभी 3 की बात करी, कौन-कौन से थे, एक तो आपका हो गया ओवर इरिगेशन, एक हो गया आपका माइनिंग, और एक था ओवर ग्रेजिंग। ये हमने अभी तक 3 फैक्टर्स डिस्कस किए, पर ये तीनों इकलौते फैक्टर्स नहीं है। अगर हम और भी फैक्टर्स की बात करें तो एक और कारण है मिनरल प्रोसेसिंग का। मिनरल प्रोसेसिंग इज़ येट वन अदर रीज़न जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है लैंड रिसोर्सेज में। अब होता है क्या, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन को हम सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ग्राइंड करते हैं, राइट, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। कैल्साइट और सोपस्टोन को हम डायरेक्टली करते हैं सिरामिक इंडस्ट्री के लिए। तो इनसे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डस्ट क्रिएट होती है, राइट। अब जैसे मान लो कि हम ऐसे, हमारे पास ये 2 मिनरल्स हैं, ठीक है, हमने इनको क्या किया, ग्राइंड किया मिक्सर ग्राइंडर से, या फिर जो भी उनके यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं उससे इन्हें ग्राइंड किया। तो इसका क्या होता है, पाउडर फॉर्म में बन जाता है। लेकिन जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट बन के ऐसे हवा में उड़ जाते हैं, राइट। तो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम खड़ी होती है। अब हम ये बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री है तो लार्ज क्वांटिटी में करेगी, इसलिए लार्ज अमाउंट में डस्ट के पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में सीधे सीधे छोड़ दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि जैसे अगर हमारी कोई फैक्ट्रीज होती हैं तो उनकी जो चिमनीज होती हैं उनमें से कैसे कैसे बहुत मतलब क्लाउड्स के तरीके से उसमें से धुआं निकलता है। ये धुएं के अंदर ही ये डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इससे होता क्या है, मैं अब आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे कि ये पार्टिकल्स उड़ के चले गए कहीं, अब कभी ना कभी तो ये ज़मीन पे आएंगे ना, तो मैं मान लेता हूँ ये हमारा लैंड है। तो पता है ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स ये एक दो ज़मीन पे आके ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी एक लेयर सी बन जाती है इन पार्टिकल्स की, जैसा कि मैं यहाँ पर अभी ये रेड कलर से बना रहा हूँ, तो ये एक लेयर सी बना लेते हैं। और ये लेयर जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पता है क्या, ये पानी को पता है सॉइल के अंदर जाने ही नहीं देती।
ये लेयर इतनी थिक और इतनी नॉन परमिएबल होती है कि इसमें से पानी भी नहीं गुजर पाता है और यही समस्या खड़ी होती है। अब जैसे कि अगर पानी नहीं जा पा रहा है अगर सॉइल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, आपका वाटर अगर रूट्स तक पहुंचेगा नहीं तो आपके जो क्रॉप्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे और फिर ये सेटल डाउन तो हो ही जाती है लैंड पे। पता है, ये अभी रिसेंट ईयर्स में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो थे ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि इसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। पर अब क्वेश्चन तो यही उठ के आएगा ना कि भाई इसको अगर हम टैकल कैसे करें, राइट, इसको हम बचाएं कैसे हैं। तो देखो, लैंड कंजर्वेशन के कुछ मेजर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एफॉरेस्टेशन। अब देखो इसका हम देखो सबसे बड़ा रीज़न हमने क्या डिस्कस किया था, एक था डिफॉरेस्टेशन। हमने लैंड डिग्रेडेशन के लिए एक रीज़न जो डिस्कस किया था वो था डिफॉरेस्टेशन। पता है, डिफॉरेस्टेशन का एकदम ही उल्टा है एफॉरेस्टेशन, राइट। डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ों को उखाड़ते हैं, एफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड मेजर, क्योंकि अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ बढ़ाएंगे उतना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। सो एक मेजर तो हो सकता है एफॉरेस्टेशन। सेकेंड है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब ये शेल्टर बेल्ट्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी डिटेल में, तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। देन ओवर ग्रेजिंग की बात करते हैं। ओवर ग्रेजिंग पे हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शीप्स को अगर हमने एक बार छोड़ दिया तो फिर उनका सुपरविजन पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दो। मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, लेट्स से 3 आवर के लिए आप उन्हें ग्रेजिंग ग्राउंड पे छोड़ दो एंड देन वापस ले आओ। ऐसा नहीं है ना कि आपने पूरे दिन ही छोड़ दिया ताकि वो ओवर कंजम्पशन कर जाए। तो इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और फोर्थ मेजर हो सकता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अगेन इसको हम कंजर्वेशन मेजर्स में आगे पढ़ेंगे, जब हम सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स पढ़ेंगे तो ये प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स और ये थॉर्नी बुशेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। देन हम वेस्टलैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखो वेस्टलैंड्स में क्या होता है, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे फैक्ट्रीज तो बना सकते हो ना, आप वहाँ पे सेटलमेंट्स बना सकते हो। तो इन चीज़ों को भी हम क्या कोप अप करना चाहिए, इनको अच्छे से यूज़ में लाना चाहिए वेस्टलैंड्स को भी। ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट मेजर इज कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ पर भी हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा। जैसे ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल लाना है, ऐसी माइनिंग एक्टिविटीज़ पे भी कंट्रोल लाना है। ऐसा नहीं है कि जो आप जैसे कि मान लो कोई मिनरल्स हमारे मतलब का है ही नहीं है बिल्कुल, वैसे तो मोस्ट ऑफ देम आर फॉर आर यूज़ ओनली, बट ऐसे होते हैं जिनका कोई यूज़ है नहीं है पोटेंशियली, तो हम उनको माइनिंग करना छोड़ दें। और अगर माइन करें भी तो थोड़ा ढंग से करें, जितना ज़रूरी है उतना करें, ओवर माइनिंग ना करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि लालच के चलते कभी कभी आप इतना माइनिंग कर लेते हो कि वो आपके एनवायरनमेंट के लिए ही घातक सिद्ध हो जाता है, राइट। एंड देन लास्ट वी कैन कीप एन आई ऑन प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। जैसे कि अभी हमने डस्ट पार्टिकल्स की बात करी थी, ऐसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो नदियों में पानी छोड़ देती हैं, वो जो पोल्यूटेड पानी होता है उसे छोड़ देती हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम इन चीज़ों का प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल करें। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन्हें पहले क्लीन करो, ऐसे ही हवा में मत छोड़ दो। सो दीज आर सम मेजर्स जिनके ऊपर हम ध्यान दे के काम कर सकते हैं। देन कम्स द लास्ट टॉपिक, लास्ट रिसोर्स ऑफ द चैप्टर विच इज सॉइल एज अ रिसोर्स। अभी तक हमने सारे रिसोर्सेज में लैंड की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल भी एक मिलता जुलता ही रिसोर्स है, बट ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल है, सबसे मेन फैक्टर जो है वो रिन्यूएबल है। लैंड हमारा नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट में है, जितना लैंड है उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा। बट सॉइल है, अगर हम उसको, वो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है अपने नेचुरल फैक्टर्स से। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो जानवर होते हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि स्नेक्स हो गए तो वो हाइबरनेशन के लिए सॉइल के अंदर चले जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि रैबिट्स हो गए, राइट, वो बरोस को बनाते हैं तो वो अंदर ही तो जाते हैं सॉइल के। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करता है, इनफैक्ट ह्यूमंस को भी सपोर्ट करता है। सो सॉइल अपने आप में एक लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग इकोसिस्टम की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर ही एक अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब देखो रिन्यूएबल होने का मतलब ये नहीं है कि आज हमने इसको खूब सारा नुकसान पहुंचाया है और कल के कल ही ये खुद ब खुद सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पता है, इसको हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक फ्यू सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए। यू नो दैट। पता है, अगर हमें 1 सेंटीमीटर की इसको भी अगर सॉइल बनानी है ना तो इसको 1 मिलियन ईयर्स तक लग सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिन्यूएबल है तो भाई जितना चाहे उतना कंज्यूम करो, वो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर भी अगर ऊपर बढ़ेगा ना तो उसमें भी आपको बहुत टाइम लग जाता है डेप्थ में। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये बनता है वो होता है रिलीफ। रिलीफ मतलब जो आपका क्लाइमेट वगैरह हो गया। रिलीफ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लेन्स में है, माउंटेन्स में है, डेक्कन में है, मतलब जो प्लेट्यू है उसमें है कि कहाँ पर है। देन आता है पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक। अब देखो पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक का मतलब ये होता है कि उसको कौन सी रॉक से वो बना हुआ है। अब सॉइल बनती किससे है, पत्थरों से बनती है।
अब मान लेता हूँ ये हमारे पास एक रॉक है, अब इसके ऊपर क्या हुआ, नेचुरल फैक्टर्स आए और ये मतलब पाउडर बन गया, ठीक है। और ये जो पाउडर से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी ना। तो अगेन ये इसके ऊपर डिफाइन करता है कि कौन सी इसकी पेरेंट रॉक है, और जिस रॉक से ये बनती है उसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, ठीक है। बेड रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसके बेड पे लाई करती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो सॉइल प्रोफाइल की में, यहाँ पर अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक रखी हुई है। देन क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेजिटेशन हो गया और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और टाइम अगेन आपको तो पता ही है ना, टाइम तो लगेगा ही। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बन पाती है। और नेचर के बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये भी हैं जो फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो पत्थर को अगर हमें डिकम्पोज करना है तो उसके लिए हमारे नेचुरल फैक्टर्स तो लगेंगे ना, कि जैसे उसका बहुत ज़ोर से पानी गिर रहा है तो उससे भी वो टूट सकता है, हवा चल रही है तो हवा से शायद वो उड़ के कहीं गिर गया तो वो फिर टूट जाएगा। सो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर से भी हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि शायद वो खुद ब खुद एज अ मिट्टी के रूप में बन जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और बहुत सारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी लगते हैं, मतलब आपकी केमिस्ट्री भी इसमें रोल प्ले करती है। सॉइल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस हो गया आपका, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर आपके जितने भी वो कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम पता है सॉइल्स को क्लासिफाई करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर होल चैप्टर। सो प्लीज़ इस पर ध्यान देना, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल पे हमेशा क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके अंदर आपके पास 6 टाइप की सॉइल है, इनमें से किसी के ऊपर भी आपके पास नोट आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा कि कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, क्या टाइप्स हैं, क्या सॉइल ग्रो मतलब कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो इनके ऊपर क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। अब देखो इंडिया में आपको पता है बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट है और वेजिटेशन है। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो वहाँ पर देखोगे मौसम कभी कभी मतलब ठंडा, सो सबसे ठंडा हो जाएगा, गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वहीं आप जो नदी के या फिर समुद्र के पास वाले इलाके हैं, वहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होता है वो साल भर नॉर्मल रहता है, ठीक। तो ऐसे ऐसे हर जगह का आपके पास अलग अलग फैक्टर्स हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे पास बहुत टाइप की सॉइल्स हैं। जैसे कि आपके पास हो गया एल्यूवियल सॉइल, रेगर सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो चलो इन 6 के 6 को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो शुरू करते हैं हम अपनी एल्यूवियल सॉइल के साथ। अगर मैं एल्यूवियल सॉइल की बात करूं तो ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है। अगर आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सॉइल है तो वो एल्यूवियल सॉइल है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर आप वैसे भी देखें तो भी ये ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है। वाइड स्प्रेड होने का मतलब ये है कि ये इंडिया में हद से ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट मात्रा में अगर कोई सॉइल फैली है तो वो वाइड स्प्रेड सॉइल मतलब कौन सी है, एल्यूवियल सॉइल है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। इसकी फर्टिलिटी की क्या बात करूँ, इसमें तो यार न्यूट्रिएंट्स भर भर के रखी हैं, जैसे कि पोटाश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया, सारे के सारे इसके अंदर भर भर के भरे हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, इन्हीं दो रीजंस की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल कितनी फर्टाइल है। फर्टाइल नहीं होगी तो सॉइल का कोई काम भी नहीं होगा, राइट। बात करूँ कि ये डिपॉजिट कैसे होती है, तो ये 3 नदियों से डिपॉजिट होती है। 3 नदियों का सिस्टम जो कि है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये आपने पिछले साल पढ़ा भी है आपके फिजिकल फीचर्स में, रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो ये इन तीनों से बनी हुई है। ड्रेनेज चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उसमें आपको ये बताया था कि रिवर सिस्टम्स कौन से होते हैं। एक तो आपका नॉर्दर्न रीजन्स में होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, फिर आपका पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो नीचे की नदियाँ होती हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह हो गई, राइट। तो इन तीनों नदियों के जरिए ये मिट्टी बनती है। अब बनती कैसी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। अब इतना तो आप जानते ही हो कि साइड साइड से थोड़ी ऐसे जगह तो होगी ना, मतलब लैंड तो होगा ही। लैंड नहीं होगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि पूरे पूरे में पानी फैला हुआ है। तो मान लेते हैं ग्रीन से मैं लैंड डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मिट्टी जब अपने रास्ते से गुजरती है तो इसको बहुत सारे पत्थर भी मिलते होंगे, राइट। आपने देखा भी होगा बहुत सी नदियाँ, अगर आपने देखा हो कहाँ से बहती हैं तो उधर रास्ते में बहुत सारे पत्थर होते हैं। तो होता क्या है, जब ये पानी बहुत स्पीड में इन पत्थरों से टकराता है ना, तो ये पत्थरों का पाउडर बना देता है और वो पाउडर ही आपकी सॉइल बन जाती है, ठीक है। जब ये पत्थर टूटते हैं तभी वो आपकी सॉइल बन जाती है। इसलिए हमने जब पीछे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करी तो मैंने आपको बोला था कि पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। तो ये इनकी पेरेंट रॉक बन जाएगी एलुवियल सॉइल की, राइट। तो वही होता है, जैसे ही यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, अब जैसे मानसून का सीजन आ जाएगा तो बरसात बढ़ जाएगी। बरसात बढ़ जाएगी तो ये नदी का लेवल है ये भी अपने आप बढ़ जाएगा। अभी ये अगर ऐसे बह रही है तो फिर बरसात में ये और ऊपर से ऐसे बहेगी, राइट। तो जब ये ऊपर से बहेगी ना तो ये अपने जितने भी ये पाउडर लेके घूम रही है, जो मिट्टी लेके घूम रही है, इसको ये इधर डिपॉजिट करती चली जाएगी। जो मैं रेड कलर से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे ही अपनी मिट्टी को डिपॉजिट करती करती चली जाएगी
और खुद सीधे निकल जाएगी। तो ऐसे नदियों का फ्लो होता है। और जो मिट्टी है जो छोड़ गई, ये आपकी एलुवियल सॉइल है। इसके अंदर अक्सर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिल जाते हैं, जिनको कि जो फार्मर्स वहाँ के रहते हैं उनको बेच के अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है। और अगर इसकी बात करूँ लोकेशन की, तो देखो लोकेशन तो अभी हम आगे कवर करेंगे मैप वर्क में, पर फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके जितने भी नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, प्लेन्स, आई रिपीट प्लेन्स एरिया है, उसमें ये आपकी मिट्टी मिलती है। इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों का बहुत ही भरपूर प्रपोर्शन मिलता है। सैंड, सिल्ट और क्ले का क्या मतलब हुआ वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, हम मिट्टियों को उनके ग्रेन साइज पर भी कंपेयर करते हैं। अगर हम ग्रेन साइज देखेंगे, ग्रेन साइज मतलब कि अगर हम उसका एक दाना उठाएंगे मिट्टी का तो उसका साइज़ क्या है, उसे हम ग्रेन साइज कहेंगे। तो ग्रेन साइज के बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपका हो गया सैंड, दूसरा हो गया सिल्ट और तीसरा हो गया क्ले। सैंड जो होता है ये सबसे ज़्यादा मतलब बिगेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसके। अगर आप इसके पार्टिकल्स देखोगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और कोर्स होते हैं। कोर्स मतलब हार्ड, दरदरे, राइट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सिल्ट की बात करूँ तो ये एक एज अ मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब ये मीडियम में आता है। मिक्सचर कह सकते हैं और मीडियम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज मीडियम है और ये एक्चुअली सैंड और क्ले का मिक्सचर जैसा आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर देखो हम बड़े बड़े पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक साथ मिलाएंगे तो मिलके तो बस एक मीडियम साइज ही मान लेंगे ना। होता नहीं है असली में मिक्सचर, नहीं तो फिर सॉइल का टाइप कैसे बनेगा। बट आप ऐसा समझ लो कि ऐसा मिक्सचर ही इसको मान के चलते हैं। तो ये डिफरेंस है। और क्ले तो आप खुद ही समझ गए होगे, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइनेस्ट होते हैं। फाइनेस्ट मतलब सबसे छोटे, सॉफ्टेस्ट अगर किसी के ग्रेन्स हैं तो वो किसके हैं? इसके क्ले के हैं। तो ये आपके 3 बेसिस पे आपके तीनों क्लासिफिकेशन हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम रिवर वैली की अपर रीचेस की बात करें तो फिर इनके जहाँ पर ये स्लोप टूटती है वहाँ पर ये सॉइल कोर्स होती हैं। कोर्स मतलब सैंडी होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? डायग्राम से समझाऊंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। रिवर वैलीज की बात करी, अब इतना तो तुम जानते ही होगे कि माउंटेन्स होते हैं हमारे उधर, ठीक है। माउंटेन्स के बीच में से ये नदियाँ बह बह के निकलती हैं। कोई नई बात तो मैंने कही नहीं। इतना तो जानती हो कि नदियों के बीच में से ही मतलब ये जो नदियाँ होती हैं ये सारी की सारी पहाड़ों के बीच में से गुजर गुजर के आती हैं, तब जाके ये प्लेन्स तक पहुंचती हैं। मतलब जहाँ पर प्लेन लैंड होता है वहाँ पर जाके तब ये पहुंच पाती हैं। तो जहाँ पर ये वेलीज वाली जगह होती है ना, यहाँ पर ये जो ऊपर का इलाका होता है, ये जहाँ पर स्लोप टूटती है, स्लोप टूटने का मतलब जो अपर रीचेस, अपर ऊपर के इलाके होते हैं ना, इधर इधर जो सॉइल होती है वो कोर्स होती है। कोर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज सैंडी। तो यहाँ की जो सॉइल होगी वो सैंडी होगी, ठीक है। क्यों होती है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं और भी कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। ये जो बीच का एरिया हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? यस, ये सिल्टी हो जाता है। इसमें जो कोर्स आपकी जो सॉइल होगी वो सिल्टी होगी। और जो सबसे नीचे हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है नदी के बहुत ही ज़्यादा पास, यस यू गॉट इट राइट, ये जो होगी ये क्लेई होगी। अब ये सब ऐसा क्यों है आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। और वही जो अभी हमने टैक्टिक पीछे यूज़ किया था उसी के ऊपर बेस है। अब मान लो मानसून आ गया, मानसून आ गया तो नदी का लेवल थोड़ा तो बढ़ेगा ही ना। थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, पर फिर भी मान लो यहाँ पर हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो ये लेवल जब ऊपर बढ़ेगा तो ये इधर तक पहुँच जाएगा, राइट। इतना तो ऊपर पहुँचेगा ही। अब ऐसा नहीं है कि ये माउंटेन इतना ही बड़ा है, ये माउंटेन होगा तो इतना बड़ा लंबा होगा, पर मैंने इतना एरिया ले लिया है, ठीक है। तो ये इधर तक तो पहुँच जाएगा जहाँ पर क्लेई सॉइल ज़्यादातर मिलती है। तो पता है यहाँ पर तो क्लेई सॉइल कैसे बन जाएगी? देखो ऐसा होता है कि पानी, अब देखो इसमें बार बार मिट्टी तैरती रहेगी। क्यों? पत्थर तो हमेशा ही रहेंगे। तो ये मिट्टी जितनी बार तैरेगी ये हमेशा यहाँ डिपॉजिट होती चली जाएगी। पुरानी मिट्टी जो हो जाती है उसको ये बहा ले जाएगी नदी, और नई मिट्टी को यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे करके ये जो क्लेई पार्टिकल्स होते हैं हमेशा सॉफ्टेस्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार पानी के कांटेक्ट में आते रहते हैं, और आते रहते हैं तो इससे क्या है, इनके पार्टिकल्स हमेशा रिप्लेनिश होते रहते हैं, हमेशा ये रिन्यू होते रहते हैं। लेकिन ये जो सिल्टी एरिया है ये तो वैसे का वैसे ही रह जाता है। कभी कभी नदी शायद इतना यहाँ तक आधी तक पहुँच जाए, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कभी कभार ही आ पाएगी, साल में 1 या 2 बार आ सकती है। तो उसकी वजह से इसके पार्टिकल्स आपको कभी कभी सॉफ्ट मिल जाएंगे, कभी कभी मतलब मोस्टली हार्ड रहेंगे। मतलब सिल्टी पार्टिकल्स बीच के आ गए, और यहाँ तक तो नदी पहुँचने से रही, तो इसलिए यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कोर्स मिलती हैं। सो ये रीज़न है कि इसका मतलब क्या था स्टेटमेंट का, ठीक है। अब अगर इन सॉइल्स की बात करूं तो ये रीजन पे भी डिपेंड करती है, सॉरी। ये पाइडमोंट प्लेन्स जैसे कि दुआस, चोस और तेरह, ये बेसिकली 3 एरियाज हैं उधर की है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉमन है। अब एज के बेसिस पे भी हम एल्यूवियल सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एज बेसिस पे कैसे क्लासीफाई होगा वो भी देख लो। अभी हमने ऊपर वाले की बात करी थी ना, जिसमें हमने देखा था कि माउंटेन के ऊपरी साइड पे कैसी होती है क्लेई सॉइल, मतलब ऊपर कौन सी होती है, सैंडी सॉइल होती है, और नीचे होती है क्लेई सॉइल।
तो ऊपर की जो सॉइल होती है आप उसे एक तरीके से बंगर कह सकते हो, ठीक है। और जो नीचे की सॉइल हो गई उसे आप एक तरीके से खादर कह सकते हो। कैसे? खादर क्या होती है? खादर आपकी न्यू एलुवियल होती है। अब मैंने जैसा कि बताया, नदी वहाँ पे से रोज ना रोज निकलती चली जाएगी नीचे वाले स्लोप से, तो वहाँ तो रोज पानी बहता है, इसलिए रोज नई नई मिट्टी बनती रहती है, तो वो नई एलुवियल बनती रहती है बार बार, इसलिए हम उसे खादर की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन बंगर कहते हैं ओल्ड, जो पता नहीं कब से रखी है और आज तक मतलब उधर पानी पहुंचा ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो मिट्टी वैसी की वैसी बहुत सालों से रखी है। तो वही आपकी जो ऊपर के सैंडी पार्टिकल्स हो गए, वहाँ तो नदी पहुंच नहीं रही, तो वो पार्टिकल्स जाने कब से रखे हैं, इसी वजह से इनके साइज भी बड़े होते हैं। इसलिए बंगर में हमें कंकर पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। कंकर मतलब बड़े बड़े पत्थर। अगेन उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि क्योंकि वो सैंडी सॉइल है, और सैंडी सॉइल में अगर कंकर नहीं मिले तो फिर बात ही क्या हो गई, राइट। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। खादर नई एलुवियल होती है, बंगर जो होती है वो आपकी ओल्ड एलुवियल होती है। बंगर सॉइल के अंदर ज़्यादा कंकर नॉड्यूल्स मिलते हैं, लेकिन खादर में नहीं मिलते। खादर की जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ तो रोज़ ही पानी बहता रहता है। अब जैसा कि मैंने बताया, इन सॉइल्स में न्यूट्रिएंट्स तो भाई भर भर के मिलते हैं। पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम आपकी आराम से मिल जाते हैं। और ये पता है किसको सपोर्ट करते हैं, मतलब कौन कौन सी क्रॉप्स आप इनमें ग्रो कर सकते हो, वो हो गई आपकी शुगर केन, गन्ना, पैडी मतलब राइस, वीट मतलब गेहूं, और बाकी सीरियल क्रॉप्स हो गई जैसे बार्ली वगैरह वगैरह, पल्स क्रॉप्स हो गई आपकी, जितनी भी दालें हो गई, राइट। तो ये सारी आपकी क्रॉप्स हैं जिसमें आप सो कर सकते हो। और सिंस ये आपकी इतनी फर्टाइल सॉइल है, भाई देखो मैं बार बार इसका फर्टाइल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड हेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। इसकी फर्टिलिटी की वजह से इसे हम इंटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको कल्टीवेट करते हैं, इसी वजह से डेंसली पॉपुलेटेड भी है। अब देखो जहाँ पर आपका काम है आप ज़्यादातर वहीं रहते हो, इतना आप हमेशा नोटिस करना, जहाँ पर नदियाँ रहती हैं ना, जहाँ भी नदियाँ बहेंगी, हमेशा देखना लोग हमेशा उन नदियों के आसपास ही रहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना है, वो किस नदी के अराउंड बनी थी? इंडस नदी के अराउंड वो बन गई थी। तो यही होता है, जहाँ जहाँ नदियाँ मिलती हैं ना, लोग वहीं सेटल हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि ये जो रीजन्स होते हैं ज़्यादातर डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं, क्योंकि लोगों को वहीं रहना पसंद है जहाँ उनका काम है। अब यहाँ पर आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हो, ये जो आपकी पिक्चर है ये आपकी एलुवियल सॉइल की है। खुद ही देख लो यार कितनी मस्त मिट्टी है, खुद ही आपको समझ आ जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सैंड सिल्टॉक लेके आप यहाँ पे कंपैरिजंस देख सकते हो। सैंड के अंदर आपको एक आधा, देखो यहाँ पर मैं खुद दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गया, राइट, जिससे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है। और ऐसे बड़े बड़े आपको पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपके कंकड़ पार्टिकल्स हैं। मतलब इनके अगर आप ग्रेन साइज भी देखोगे, तो अगर आप उठा के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिल्ट के अंदर आपके बीच के मीडियम पार्टिकल्स रहते हैं, और क्ले आपकी सॉफ्टेस्ट, मतलब इसमें तो आपको कोई बड़ा पार्टिकल मिलेगा नहीं, सारे मतलब डॉट 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 जैसे बने रहते हैं। यहाँ पर आपकी खादर है और यहाँ पर आपकी बांगर है। बांगर आपके ऊपर माउंटेन के ऊपरी इलाकों में देखने को मिलेगी, और जो खादर है वो आपको नीचे इलाकों में देखने को मिलेगी। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। ब्लैक सॉइल की बात करूँ, अब देखो अभी हमने तो पीछे रेगर सॉइल के बारे में पढ़ा था, ये ब्लैक सॉइल कहाँ से आ गई? तो देखो ब्लैक सॉइल के पता है 3 नाम रहते हैं, एक तो ब्लैक सॉइल कोर्स, दूसरा इसका नाम होता है रेगर सॉइल जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था, और तीसरा नाम होता है इसका ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें, जब जैसे नाम से ही समझ आ रहा है कॉटन, मतलब इसमें जो खेती होती है ना कॉटन की, वो बेस्ट होती है, ये आइडियल है फॉर ग्रोइंग कॉटन, इसी वजह से हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। फैक्टर्स फॉर फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो पेरेंट रॉक मटेरियल द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड देन क्लाइमेटिक कंडीशन, सेम रीजन है। कहाँ पाया जाता है? डेकन ट्रैप में पाया जाता है। लोकेशन को तो अभी हम आगे कवर कर ही लेंगे, कौन कौन से रीजन है उन्हें हम आगे कवर करेंगे, डू नॉट वरी। पर अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादातर अमाउंट में कहाँ मिलता है, तो डेकन ट्रैप में मिलता है। और डेकन ट्रैप का है आपके महाराष्ट्र के अंदर, इस रीजन को हम बसाल्ट रीजन कहते हैं। ये जो रीजन होता है यहाँ पर हम इसको बसाल्ट रीजन कहते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस रीजन में आपको एक ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, और नॉर्थ वेस्ट डेकन प्लेट्यू में भी मिल जाएगी, वही सेम बात हो गई, डेकन ट्रैप डेकन प्लेट्यू, ठीक है। अब ये बना कौन सी मिट्टी से है? ये क्लेई मिट्टी से बना है, मतलब सॉफ्ट मिट्टी से बना है, इसमें सैंड और सिल्ट नहीं मिलेगा। एल्यूवियल में आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपकी ब्लैक सॉइल में आपको सिर्फ ज़्यादातर क्लेई मटेरियल मिलेगा, विच इज़ अगेन अ गुड पॉइंट, पानी को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाएगा। अब देखो ऐसा होता है, अगर आपकी इतनी फाइन पार्टिकल्स की मिट्टी है तो वो पानी को आराम से होल्ड कर लेगी, लेकिन अगर आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो पानी को होल्ड कहाँ से करेंगे, राइट, वो तो पानी को उल्टा जाने देंगे। तो यही डिफरेंस होता है, इसलिए हम क्लेई सॉइल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम भर भर मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट्स में थोड़ी पीछे रह जाती है। इसके अंदर क्रैक्स बन जाते हैं हॉट वेदर के समय। अब देखो जब धूप पड़ती है ना, तो इस मिट्टी के बीच में पता है क्रैक्स बन जाते हैं। कैसे क्रैक्स बन जाते हैं? आप इस पिक्चर में खुद देख लो, यहाँ पर धूप पड़ रही है तो देखो ये जो ब्लैक ब्लैक से आपके एरियाज दिख रहे हैं, जिनको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके क्या है? क्रैक्स ही तो बन रहे हैं। और इन क्रैक्स को अगर हमें डील करना होता है
तो जैसे ही बरसात होती है ना, वैसे ये मिट्टी बहुत स्टिकी हो जाती है और तभी हमें इसको तुरंत टाइल करना पड़ता है। टाइलिंग इज़ अ मेथड जिससे कि हम मिट्टी को पहले जैसा बना सकें। मतलब जहाँ जहाँ पानी भर जाएगा, अब देखो ऐसे अगर मिट्टी में क्रैक्स बन जाएंगे तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो इस पानी को अगर हमें सही करना है तो मिट्टी को हम ऐसे पूरा मिला देती है, मिट्टी और पानी सबको एक साथ इकट्ठा करके मिला देते हैं ताकि जो आपका क्रॉप्स है वो अच्छे से इसमें ग्रो हो पाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टाइलिंग। सो ये आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। ये सबसे मतलब इंटरेस्टिंग सॉइल है। इसकी जो फॉर्मेशन और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो तो भाई सबसे मस्त है। बनती किस पे है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स पर बनती है। कौन से एरियाज में? जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, डेकन प्लेटियोज के एरिया में हो गई। अब यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई यहाँ पर फिर ब्लैक सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? अगर ये दोनों ही आपकी प्लेट्यूज में बन रही हैं तो फिर अंतर क्या बन रहा है? तो वो मैं आपको यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप प्लेट्यू का मतलब जानते हो ना? प्लेट्यू कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट। इसकी साइड साइड से ऐसी एजेस बनी होती हैं और ये ऊपर ऐसे एकदम प्लेन लैंड होता है, देन एजेस होती है। माउंटेन कैसा होता है? माउंटेन ऐसा होता है, लेकिन प्लेट्यू ऐसा होता है, आधा माउंटेन होता है एक तरीके से, राइट। तो प्लेट्यू में मैंने जो ब्लैक सॉइल की बात करी थी, ब्लैक सॉइल आपको मिलेगी इस रीजन में। ये जो मैं वाइट से बना रहा हूँ, ये आपकी ब्लैक सॉइल आपको इधर मिलेगी, ठीक है। अब बनती किससे है ये ब्लैक सॉइल? देखो, आप जैसे वॉल्केनोस फटते हैं ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वॉल्केनो फटा है, तो इसका जो लावा निकलता है ना, वो लावा क्या करते हैं, ऐसे इकट्ठा हो जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर फिर प्लेटो बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग साइड से ऐसे प्लेटो बनते चले जाते हैं। ये मिट्टी पूरी क्या होती है अंदर तक, ऐसे पूरी हमारा लावा ही लावा बना है, लेकिन ये हमारे ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये पूरा, ये जो अभी मैं रेड से इसमें दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी आपकी क्या है? ब्लैक सॉइल है, इंक्लूडिंग दिस वाइट वन। ये आपकी सारी की सारी ब्लैक सॉइल है। लेकिन जो रेड और येलो सॉइल होती है वो बनती है इसके नीचे, मतलब कहाँ पर? ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये इलाके पे आपकी बनती है रेड और येलो सॉइल। ये तो आपका पूरा इलाका हो गया ब्लैक सॉइल का, लेकिन ये जो एरिया बचता है जहाँ पर ये लावा कभी कभी थोड़ा थोड़ा फ्लो करके नीचे पहुँच जाता है, मतलब ठंडा लावा। अभी ये जो है यहाँ पर, ये तो गरम गरम लावा था, तो ये गरम गरम लावा बन के डिपॉजिट हो गया। लेकिन जो लावा ठंडा हो जाता है और नीचे गिर जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाता है, उससे आपकी रेड एंड येलो सॉइल्स बनती हैं दोनों तरफ। तो मतलब अगर प्लेटियो में अगर आप ऊपर के रीजन्स को देखोगे तो ये आपका ब्लैक सॉइल हो गया, और नीचे के रीजन्स में आपके पास क्या हो गया? रेड एंड येलो सॉइल हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ पर पाई जाती हैं? आपके ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सारी लोकेशन तो हम कब कवर करेंगे? मैप वर्क के अंदर, सो डू नॉट वरी। अब यहाँ पर बनी किससे? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स से मैंने आपको समझा दिया कि इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जो लावा से बनती हैं। ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल के बीच का डिफरेंस भी बता दिया कैसे क्या होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे पिक्चर में देखोगे तो ये नीचे के रीजन्स बता रहे हैं, लेकिन इसका क्या है? देखो ऐसे अभी ये स्लोप पे बन रहे हैं, लेकिन जब ये आप ऊपर के इलाके पे देखोगे ना, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल के रूप में होगी, और यहाँ साइड साइड से आपकी रेड एंड येलो सॉइल होती है नीचे की साइड, ठीक है। इसमें रेड कलर बनता है क्योंकि इसमें आयरन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक है तो इसके अंदर आयरन मिलता है। आयरन की वजह से इसका जो कलर रहता है वो रेड रहता है, क्योंकि रेड की ये मतलब आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि वो रेड कलर में रहता है। क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक रॉक, अगेन आपको रॉक्स में जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 3 टाइप्स की आपकी रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक, क्रिस्टलीन और सेडिमेंटरी। अगर इनको समझाने में जाऊंगा तो कोई फायदा होने नहीं वाला। आप इतना समझ के रखो कि इग्नियस रॉक से नथिंग एल्स। किससे बनी है? लावा से बनी है। येलो तब बनती है जब ये अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसका अगर बेसिक मतलब बताऊं तो अगर ये अपने ड्राई रूप में है तो ये रेड कलर ही दिखाएगी। अभी ये जो आप मिट्टी देख रहे हो रेड में इसलिए क्योंकि इसमें पानी नहीं है, ये रेड मतलब ड्राई है। लेकिन अगर मैं इसमें पानी डाल दूंगा तो ये खुद ब खुद येलो हो जाएगी। तो अगर कभी आपको ये सॉइल मिले, रेड और येलो सॉइल कभी देखने को मिले, तो आप इस रेड सॉइल को इसमें थोड़ा सा पानी डाल के देखना, प्लीज़ चेक करना, देन आप खुद समझ जाओगे कि येलो येलो कैसे हुई। आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप की हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जाके अभी जाके रेड और येलो सॉइल पाओ, जब कभी अगर आपको अपने जीवन में देखने को मिले तो ये ट्राई ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा। लेटराइट सॉइल की बात करूँ तो भाई लेटराइट सॉइल का जो वर्ड है लेटर, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, विच इज़ लेटर। इसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंट। ईंट से ही आप इसको समझ के रखो। ईंट ऐसा समझ लो, जो ईंट होती है ना, ईंट को आपने पीस दिया, पाउडर सा बना दिया, तो वही आपकी लेटराइट सॉइल समझ लो, ठीक है। बनती कहाँ पर है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है। ये सारे के सारे वेट एंड ड्राई सीजन, मतलब कभी बारिश, मतलब हाल बारिश चाहिए, हाल धूप चाहिए, बारिश धूप, बारिश धूप, ऐसे अल्टरनेटिवली वेट और ड्राई सीजन इसको चाहिए। बनती है इंटेंस लीचिंग की वजह से, मतलब भारी बरसात चाहिए इसको। मिट्टी ऐसी है कि भारी बरसात चाहिए, मतलब ये नहीं चाहती कि मिट्टी में पानी हो, ये चाहती है पानी में मिट्टी हो। ये इसका रिजल्ट होता है। जब पानी में मिट्टी बन, पता है इसमें क्या होता है? पानी में मिट्टी बन जाती है, मिट्टी में पानी नहीं, पानी में मिट्टी हो जाता है यहाँ पे लेटराइट सॉइल के केस में।
ज़्यादातर ये डीप होती हैं और एसिडिक होती हैं। एसिडिक देखो मैंने अभी पीछे 3 सॉइल्स बताई थी आपको, ठीक है, न्यूट्रल बताई थी, एसिडिक बताई थी और बेसिक बताई थी। पीछे वाले केस में हमने देखा था कि सॉइल बेसिक हो जाती है, किसकी वजह से, अगर हम वो कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ के केस में ये सॉइल एसिडिक हो जाती है और हमें कैसी चाहिए होती है, न्यूट्रल सॉइल चाहिए होती है। तो बेसिकली एसिडिक सॉइल है और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में थोड़ी डेफिशिएंट होती है। एक बात नोटिस करना, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में तो ये डेफिशिएंट है, लेकिन जहाँ जहाँ पर इसमें थोड़े से फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर इसमें ह्यूमस होता है। अब ऐसा कैसे कि इसके प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो कम है लेकिन ह्यूमस ज़्यादा है। तो देखो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो आपकी होती है ना, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था सॉइल के बारे में कि इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होने चाहिए। इधर इनऑर्गेनिक नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक आपको मिल जाते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक मिलता ही मिलता है। अब जैसे वो एरियाज़ हो गए जहाँ पर आपके पेड़ वगैरह नहीं होते हैं या फिर सेमी एरिड एनवायरनमेंट, मतलब जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पर ये इसमें तो पता है ह्यूमस भी नहीं होता उस समय। तो मतलब लोकेशन टू लोकेशन डिपेंडेंस है और इसकी वैसे जो लोकेशन है कहाँ स्टेट्स पर लाई करती है उसको हम अगेन मैप वर्क के अंदर इंक्लूड करेंगे। एरोजन से बहुत ज़्यादा ही इसको प्रेम है। एरोजन तो मतलब बार बार होता ही रहता है। एरोजन एंड डिग्रेडेशन इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है। क्या मतलब हुआ? अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि लीचिंग का रिजल्ट होता है। इसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर बार बार पानी पड़ता ही रहता है। पानी पड़ता रहता है तो मिट्टी क्या खाक टिकेगी? बार बार पता है पानी ही मिट्टी को लेके चला जाता है। अब ये नहीं है कि फिर पानी मिट्टी इसमें नहीं लगाएगा, पानी भी लगा देता है, बट जितना लेके जाता है ना उससे बहुत ही कम लगा के इसमें जाता है। अगर इसमें हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को थोड़ा अच्छे से यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ऐसा किया गया है, तो वहाँ पर इसमें टी और कॉफ़ी अच्छे से उगाई जा सकी है। अगेन कंजर्वेशन टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी तभी जाके आप कर पाओगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में तो इसमें कैशू नट भी उगाया जाता है। कैशू नट मतलब काजू हो गया आपका, राइट? तो ये हो गई आपकी लेटराइट सॉइल। पिक्चर में देख सकते हो, एक नाम से याद रखना, ईंट। इसको उठा के देखना, ये मिट्टी को देखो कितनी हार्ड सी है, उठा के देखोगे ऐसा लगेगा हाथ में ईंट उठा ली है, राइट? तो ये आपकी लेटराइट सॉइल हो गई। एरिड सॉइल की बात करूँ, ये समझ लो एरिड सॉइल का सीधा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको कहो सूखी मिट्टी। सूखी मिट्टी मतलब पानी का तो नामो निशान है ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसके कलर की बात करूँ तो रेड से ब्राउन के बीच में लाई करता है। सैंडी इन टेक्सचर मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होने वाले हैं और सलाइन इन नेचर है, मतलब ये सॉल्टी मतलब सॉल्टी आपकी मिट्टी है, इसमें नमक का कंटेंट ज़्यादा है। कहीं कहीं तो इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको एवापोरेट करोगे तो नमक निकल आएगा, वो भी कॉमन सॉल्ट NaCl, राइट? ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर ये इसके रीजंस हैं जो इसको अच्छे से रहने ही नहीं देते। अब हाई टेम्परेचर होता है और ड्राई क्लाइमेट होता है, इसमें क्या होगा, आपको पानी चाहिए होगा। अब पानी ही तो नहीं मिल पाता है क्योंकि हाई टेम्परेचर इतना होता है कि एवापोरेशन की स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब धूप पड़ रही है कड़ाके की, तो उसमें आपका पानी इवेपोरेट नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो ये मिट्टी का जितना भी आपके पास होता है ना पानी, अगर दो भी ना तो वो सारा का सारा आपका हाई टेम्परेचर मतलब सूरज अंकल लेके चले जाते हैं। और इसी की वजह से इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी रहती है। ह्यूमस तो ऑब्वियसली साथ ही साथ चला जाएगा और मॉइस्चर तो उड़ ही गया। लोअर होराइजन्स मतलब अगर इस मिट्टी के नीचे जाएंगे, सॉइल प्रोफाइल में अगर इसके मिट्टी के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े कंकड़ पार्टिकल्स दिखेंगे। क्यों दिखते हैं? क्योंकि फिर उसमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ता चला जाता है। कंकर लेयर की जो फॉर्मेशन है ये इसमें पानी नहीं जाने देती। अब खुद देखो, अब जैसे हमारा मिट्टी हो गया, ऊपर तो चलो ये थोड़ी सैंडी मिट्टी है तो चलो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आप मान लो, ठीक है, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते। लेकिन नीचे इसके पार्टिकल्स का साइज बढ़ता ही चला जाता है। अब पता है इतने सारे अगर आपके पास कंकर पार्टिकल्स नीचे भर के रखे हैं, तो पानी अगर जैसे मान लो कि मैंने पानी इसमें छोड़ दिया, तो पानी इस लेयर तक इधर तक तो पहुंच जाएगा लेकिन इस लेयर के नीचे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि कंकर पार्टिकल्स जाने ही नहीं देते। तो ये रीज़न है कि क्यों हम एग्रीकल्चर को प्रेफर करते ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर इरीगेशन, अच्छा खासा अगर इरीगेशन दे देते हो मिट्टी को, तब जाके कुछ हो पाता है कल्टीवेशन का। वेस्टर्न राजस्थान में ट्राई किया गया बट फिर भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इतना पानी लाओगे कहाँ से? हालांकि इंदिरा गांधी डैम की वजह से पानी राजस्थान में अच्छा खासा पहुंच गया है, बट स्टिल हर जगह आपको अगर अच्छा खासा एग्रीकल्चर ही प्रॉस्पर करना है तो उसके लिए इतनी इफेक्टिव है नहीं है, पर अपने लोकल नीड्स के लिए तो सेटिस्फाई कर देती है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करो तो इसकी लोकेशन हो गई आपकी हिली और माउंटेन एरियाज। नाम से ही समझ आ रहा है फॉरेस्ट सॉइल मतलब जहाँ पर, इसको आप माउंटेनियस सॉइल भी कह सकते हो, हिली सॉइल भी कह सकते हो, ठीक है, जहाँ पर अच्छे खासे रेन फॉरेस्ट मिलती हैं। इसका टेक्सचर आपके एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट बनेगा। जैसे अगर एक पहाड़ है उसके ऊपर खूब सारी बर्फ़ है तो वहाँ इस मिट्टी का कुछ और ही रूप देखने को मिलेगा, राइट? जैसे कि वहाँ पर जो सॉइल होगी, अगर जहाँ पर ये पहाड़ हैं जहाँ पर आपकी बर्फ़ गिरी हुई है, बेसिकली जहाँ पर स्नो है, तो वहाँ पर इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होगा, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट कम होगा और एसिडिक रहेगी। एसिडिक क्यों रहेगी? क्योंकि भाई पानी नहीं जा पाएगा ना अंदर,
पानी कैसे चला जाएगा, बर्फ़ से तो गिरा हुआ है, पानी कहाँ से जाएगा अंदर, राइट। तो वहाँ पर ये है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे अलग अलग पानी होते हैं, अब सारे के सारे पे तो बर्फ़ नहीं होती ना। अब जैसे अगर आप नीचे देख लो, अरावली हिल्स देख लो, जो मतलब आपके नॉर्दर्न एरिया में आ गए, सदर्न एरिया में आ गए, सेंट्रल एरिया में आ गए, वहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ के तो ठीक ठाक होते हैं, मतलब अच्छे खासे वहाँ पे पेड़ दिख जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो सॉइल होती है थोड़ी सी सिल्टी हो जाती है, ठीक है। ह्यूमस भी ठीक ठाक रहता है और लोमी भी होती है। लोमी और सिल्टी एक ही बात हो गई, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड तो रहती ही रहती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। कोर्स ग्रेन्ड है, इसका मतलब कैसी सॉइल है, सिल्टी है, मतलब बीच की आ गई। वही आपकी यहाँ पर दी गई है सेम बातें। और ये जो सॉइल है कहाँ पाई जाती है, वैलीज के लोअर हिस्सों में। वही सेम बात है आपकी। एल्यूवियल पार्टिकल्स जैसे अभी हमने बताया था ना कि माउंटेन ऐसे होता है तो उसके नीचे तो पानी पहुँच जाता है, तो यहाँ पर ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होते हैं यहीं पर ये थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाती है, ठीक है। लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली, वहाँ पर ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है। तो पता है माउंटेन सॉइल अगर आप देखोगे तो एल्यूवियल सॉइल और माउंटेन सॉइल एक साथ अकर कर रही है। माउंटेन के ऊपर अगर एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट हो गई है तो वो माउंटेन सॉइल भी कहलाएगी और एल्यूवियल सॉइल भी कहलाएगी। दोनों रीजन्स में आ गई। सॉइल इरोजन की बात करते हैं, जो अभी हमने पीछे प्रॉब्लम एड्रेस करी थी। तो अगर सॉइल इरोजन की मैं बात करूं तो सॉइल इरोजन इज नथिंग बट द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपने सॉइल प्रोफाइल में देखा था कि ऐसा कुछ होता है, राइट, जिसके अंदर ऐसे आपकी लेयर्स बनी रहती हैं और इसके ऊपर जो ऊपर का एरिया होता है ये आपकी क्या कहलाती है, ये होती है आपकी टॉप सॉइल। तो जब ये टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाती है, मतलब ये अपने लेवल से हट जाती है, मतलब पूरी तरीके से हमने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज़ ये पूरी तरीके से यहाँ से हट गई। और फिर इसके बाद ये जो नीचे की लेयर्स हैं ये एक एक करके ये भी बहना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन मतलब इसके बाद वाली जो लेयर्स हैं वो बहती जा रही हैं, और सॉइल कवर तो डेन्यूडेशन मतलब उसका हट जाना, इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का जो बेसिकली बैलेंस है ये नेचर बैलेंस करके अपने आप से रखता है। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, मतलब आपस में होती रहती हैं, लेकिन इसका बैलेंस रहता है नेचर के बीच में। मतलब पता है नेचर खुद सॉइल इरोजन करता है और नेचर खुद ही फिर इसको वापस से सॉइल फॉर्म भी कर देता है, मतलब दोबारा से बना भी देता है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो आपका बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। नेचुरल फोर्सेस करते हैं तो करते हैं, जैसे कि विंड, ग्लेशियर और वाटर हो गए, ये करते हैं तो करते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया है फॉर्मेशन और इरोजन का। अब जैसे पानी की बात करूँ, पानी कैसे इरोजन करता है, पानी क्या करेगा, अगर रनिंग वाटर है, अब अगर इसमें भी एक कंडीशन है, अगर वो एक धार के जरिए बह रहा है, अब जैसे एक धार के रूप में बह रहा है, तो ये क्या करेगा कि जो क्लेई सॉइल्स होती हैं, क्लेई सॉइल्स कैसी होंगी, बहुत ही सॉफ्ट पार्टिकल्स होंगे, मतलब आसानी से बह जाएंगी। अगर आपकी सैंडी सॉइल होगी तो वो एक बार को नहीं बहेगी, लेकिन क्लेई सॉइल तो होती ही सॉफ्ट है, तो वो आराम से बह जाएगी। और ये जो बीच बीच में ऐसे धार की तरह पानी जा रहा है ना, तो बीच बीच में चैनल्स बना के चला जाएगा, मतलब गड्ढे बना के चला जाएगा एक रूप से। इनको हम कहते हैं गलीज, राइट। और फिर ये जो लैंड होता है ना, फिर ये हमारे कल्टीवेशन के लिए बचता नहीं है, ये फिट नहीं रहता फिर। इसी वजह से फिर हम इसको बैड लैंड में क्लासिफाई कर देते हैं। चंबल बेसिन में इन बैड लैंड्स को हम रेवाइंस कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेवाइंस होती क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल बेसिन में हम बैड लैंड को किस नाम से जानते हैं, तो आपको कहना है रेवाइंस। तो अब तो हमने बात कर ली कि जब गली रूप में आपका इरोजन होता है, तो अब हम बात करते हैं शीट इरोजन के रूप में। तो इन दोनों के बीच में मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखो, गली इरोजन में जैसा कि मैंने समझाया, आपकी ऐसे गली मान लीजिए, उसमें पानी ऐसे ऐसे बह के जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर लैंड आ रहा है, ये इतने एरिया में जो भी मतलब सॉइल आ रही है वो सारा का सारा आपके साथ बह जाता है, ये आपका होता है गली इरोजन। लेकिन जब मैं शीट इरोजन की बात करता हूँ तो शीट इरोजन एक बहुत ही लार्ज एरिया पे होता है और पानी मतलब एज अ शीट के रूप में बहता है पूरे लैंड के ऊपर से, और ऊपर की जितनी भी टॉप साइल होती है वो उसको अपने साथ वॉश अवे करके ले जाता है। ये होता है आपका शीट इरोजन। अब विंड इरोजन की बात करूँ तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हवा चलती है और मिट्टी के ऊपर के जो बेसिकली सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब लूज पार्टिकल्स होते हैं आपकी, जैसे क्लेई सॉइल के अंदर जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे जब उड़ जाते हैं तब हम उसको कहते हैं विंड इरोजन। इससे भी आपकी टॉप सॉइल वॉश अवे ही होती है, एक तरीके से हवा में उड़ जाती है। ये तो हमने बात कर ली नेचुरल फैक्टर्स की। अब बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की। तो ह्यूमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। लाइक अगर हम प्लोइंग एक गलत तरीके से करें, जैसे कि स्लोप में अप एंड डाउन करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि लैंड में एक तरीके से ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, चैनल से बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी जल्दी बहने लगता है। और पानी जल्दी बहेगा तो पानी मतलब क्या करेगा, सॉइल को लेके चला जाएगा अपने साथ पानी, उससे क्या होगी, सॉइल इरोजन होगी। तो हमने ये तो बात कर ली कि इसकी दिक्कत क्या है, पर अब हमें ये समझना है कि इसको कंजर्वेशन कैसे करें। बेसिकली व्हाट आर द कंजर्वेशन मेथड्स जिसके जरिए हम इस सॉइल इरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉन्टोर प्लोइंग है, दूसरा टेरेस फार्मिंग है,
और तीसरे चौथे आगे करेंगे, पर पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। तो अगर मैं कॉन्टोर फ्लोइंग की बात करूँ तो देखो इसमें हम कॉन्टोर लाइन्स के अकॉर्डिंग आपकी फार्मिंग करते हैं। देखो आप जैसे इस इमेज में देख सकते हो हमने क्या किया, ऐसे इसको ऐसे-ऐसे कर दिया है। मैं ये जो ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, जो बेसिकली डाउनवर्ड एरिया है, जैसे कि ये हो गया, ग्रीन तो खैर नहीं दिख रहा, ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, ये जो ऐसा एरिया हो गया, ठीक है? ऐसे हमने इसको सीधी लाइन में नहीं रखा, हमने इसको ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा सा कर दिया है। अब इसका पर्पज़ ये होता है कि अब जैसे अगर यहाँ से मैं पानी छोड़ूँगा, अगर जैसे यहाँ पे मैं जहाँ से दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पानी छोड़ता हूँ, तो पानी अगर देखो सीधा पानी जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा करके भेजोगे ना, तो पानी की स्पीड घट जाती है। और यही हमारा वो होता है प्रोसेस। हमें क्या करना है, पानी का जो वो है, फ्लो है, उसकी जो स्पीड है उसको हमें डिसेलेरेट करना है। तो इससे क्या होता है, पानी की स्पीड कम हो जाती है, इससे हमारी जो टॉप सेल होती है वो वॉश अवे नहीं होती है। तो ये हो गई आपकी कॉन्टूर फ्लोइंग। टेरेस फार्मिंग की मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक माउंटेन स्लोप ऐसी हो गई, अगर आप इस पे से सीधे पानी छोड़ोगे, जैसे अगर ऐसे सीधे पानी छोड़ोगे तो वो स्पीड में जाएगा और रास्ते की जितनी सॉइल और जितने भी क्रॉप्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्लोप के ऊपर ऐसे स्टेप से कट कर दो, ऐसे सीढ़ियाँ सी बना दो, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, सीढ़ियाँ सी बनाई गई हैं। तो इन सीढ़ियों से क्या होता है, जब पानी गिरेगा, अब मैं जैसे यहाँ रेड कलर से पानी दिखा रहा हूँ, तो ऐसे जब वो पानी गिरेगा तो पहले यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कम होगी, फिर यहाँ गिरेगा, फिर स्पीड कम होगी, फिर यहाँ गिरेगा, फिर स्पीड कम होगी। तो जब वो बार-बार ऐसे नीचे गिर गिर के जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। यही पर्पज़ होता है जब हम स्लोप्स के ऊपर ये टेरेस बनाते हैं, इससे क्या होता है, वाटर इरोजन हटता है। ये जो दोनों आपके मेथड्स हैं, ये आपके वाटर इरोजन को कॉम्बैट करने के लिए रहते हैं, ठीक है? एक आपका हिमालयन एरियाज़ पे हो जाता है बेसिकली, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, उधर आपकी टेरेस फार्मिंग हो जाती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। और कॉन्टूर फ्लोइंग तो खैर हम प्लेन लैंड पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अलग मेथड्स की, जो कि हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स के बारे में। पीछे मैंने आपसे शेल्टर बेल्ट्स के बारे में बात करी थी ना, कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो अब वो समय आ गया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। पर पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, अब जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे, ये जो ब्लैक ब्लैक रीजन है, जिसको कि मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो रीजन है इसमें आपकी क्रॉप्स हुई हैं, ठीक है? इसमें आपकी क्रॉप्स शो हो रखी हैं। और ये बीच में जो ग्रीन ग्रीन से खड़े हैं, ये हैं आपकी ग्रास। ये ग्रास को हम पता है क्यों छोड़ते हैं क्रॉप्स के बीच में? ऐसे लाइन से हम इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जब हवा चलेगी तो ये जो नीचे क्रॉप्स हैं और नीचे जितनी भी सॉइल है उसको कुछ नहीं होगा, ये ऊपर ग्रास से टकरा के ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगी, राइट? तो ये हमारा पर्पज़ होता है। हम जब लार्ज फील्ड्स होते हैं तो हम उनको ऐसे स्ट्रिप्स में बाँट देते हैं, और स्ट्रिप्स इसलिए छूटते हैं ताकि जो फोर्स है विंड का वो टूट जाए। क्यों? अब तो वो सीधे ऊपर की ये जो ग्रास है इसी के ऊपर इफेक्ट कर पाएगा, इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा जहाँ पर क्रॉप्स हैं। सो दिस इज वन मेथड। चौथा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट हम क्यों करते हैं? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आप जानते हो ना, जैसे अब अगर आप रेगिस्तान की बात करेंगे, अगर जैसे आप देखोगे राजस्थान साइड, तो उनके जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें ऐसे ऐसे माउंटेन से बने होते हैं, छोटे छोटे से, राइट? और जब हवा चलती है, अब जैसे कि हवा चलेगी, जब ऐसे हवा चलती है तो क्या होता है कि ये जो ऊपर ऊपर के पार्टिकल्स है ना सॉइल के, ये सारे के सारे उड़ जाते हैं, राइट? और फिर इसमें एकदम ऐसा टॉर्नेडो सा पूरा बन जाता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं। शेल्टर बेल्ट कैसे काम करता है? जैसे अगर मान लो कि हमारा एक एरिया है जो है हमारा फील्ड, ये हमारा एक क्रॉप है, यहाँ पर हमारी क्रॉप शो हो रखी है, ये हमारा खेत है एक तरीके से, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस खेत में विंड इरोजन ना हो। ये दोनों जो मेथड्स हैं हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ये विंड इरोजन के लिए कर रहे हैं। जो हमने पीछे वाले करे थे वो किसके लिए थे? वाटर के लिए। ये हो गए विंड इरोजन के लिए। हम नेचुरल फैक्टर्स को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऐसे हम इसके चारों ओर पेड़ उगा देंगे। पेड़ उगाने से क्या होगा कि जितना भी आपकी, अब जैसे हवा चलेगी बाहर से, तो अगर हवा चलेगी तो ये पेड़ क्या है, इस अंदर की फील्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, इस तक हवा पहुंच नहीं पाएगी। पेड़ इतने लंबे लंबे होंगे कि बाहर पेड़ से टकराएगी और ऊपर से होके निकल जाएगी। अगर मैं इसको इमेज के जरिए शो करूं तो आप जैसा कि यहाँ सामने देख सकते हो, ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे फील्ड है। ये ग्रीन कलर में तो खैर नहीं दिख रहा, तो मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ये जैसे कि हमारा पूरा का पूरा फील्ड है, ठीक है? हमने क्या किया है, ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ये चारों तरफ हमने इसकी ऐसे बड़े बड़े पेड़ों की वो बना दी है, बाउंड्री सी। तो जब भी बाहर से हवा चलेगी, जैसे मैं अभी ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ, जब भी ऐसे हवा चलेगी बाहर से, तो क्या होगा, ये पेड़ से टकराएगी और ऊपर से होके निकल जाएगी, अंदर फील्ड को कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये होता है एक शेल्टर बेल्ट्स को रोकने का तरीका। ये आपका शेल्टर बेल्ट मेथड हो गया। तो अब हम करते हैं मैप वर्क, जिसका आपको तब से इंतजार था, और इसी के अंदर हम सारी सॉइल की कवरेज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल की। मैंने क्या बोला था, हिली एरियाज पे आपको मिलती है। हिली एरियाज आपके कहाँ मिलेंगे? सबसे नॉर्दर्न साइड में, जैसे हिमालय साइड हो गई। इसमें आपके अंदर क्या क्या आ जाता है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर आ गया आपका, आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, और आपका उत्तराखंड आ गया। यूके से उत्तराखंड में कहना चाहता हूँ। और पंजाब का थोड़ा बहुत एरिया, बहुत छोटा, नॉर्दर्न पंजाब का थोड़ा बहुत एरिया है, वरना उसमें भी नहीं है। ये आपके 4 एरियाज आप मेंशन कर सकते हो, और उसके अलावा आप सिक्किम मेंशन कर सकते हो। सिक्किम आपका ये साइड हो गया।
एंड देन ये नॉर्दर्न साइड का और हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश साइड का, राइट। तो ये आपके एरियाज हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल के लिए मैंने क्या बोला था, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल, ये 5 एरियाज बता दिए। फिर आपको क्या है, देखो यहाँ पर एक नैरो बाउंड्री के जरिए एक कॉरिडोर सा बना है यहाँ पे, इस कॉरिडोर के जरिए यहाँ गुजरात तक भी पहुँचता है। तो आपको ये लिखना है कि एक्सटेंड थ्रू अ कॉरिडोर टू गुजरात एज वेल, ठीक है। फिर ये जो आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए, ईस्टर्न घाट साइड भी आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये बेसिन्स बने हुए हैं कौन कौन सी नदी के, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये वाली जितनी भी नदियाँ हो गई इनके बेसिन्स बने हुए हैं, तो आप ये रीजन्स भी मेंशन कर सकते हो। देन हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। रेड एंड येलो सॉइल तो साफ साफ पूरे में दिख रहा है। देखो रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल को एक साथ हमेशा करना। मैंने डेक्कन ट्रैप बोला था, डेक्कन ट्रैप कहाँ पड़ जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका का थोड़ा हिस्सा हो गया, तो ये आपको इधर दिख गया, पूरी ये पूरी ब्लैक सॉइल हो गई। फिर जो साइड साइड के रीजन्स हैं उनको आप रेड एंड येलो सॉइल में डाल दो, ठीक है, जितने भी बच रहे हैं, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पर आपके ओडिशा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का पार्ट भी आ गया, राइट। तो ये सारे के सारे आपके रेड एंड येलो सॉइल के अंदर हो गए। रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल को हमेशा साथ साथ करना। फिर ये कहीं कहीं जगह पर ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल जाते हैं, और फिर आपके ईस्टर्न पार्ट्स में भी आपकी रेड एंड येलो सॉइल मिल जाती है, ठीक है। देन बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। देखो लेटराइट सॉइल की कोई फिक्स जगह नहीं है, उसके लिए तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, और इसलिए जनरली इसका क्वेश्चन आता भी नहीं है। जैसे ये एरिया हो गया आपका, ये हो गया हल्का सा, ठीक है, ये हो गया, ये आपके किसके हैं, लेटराइट सॉइल के हैं। और एक इंपॉर्टेंट अगर एरिया जानोगे तो वो है आपका ये वेस्टर्न घाट्स का इलाका, ठीक है, ये जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये वेस्टर्न घाट्स का इलाका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे क्वेश्चन में तो आपको बोलना है वेस्टर्न घाट्स का इलाका हो गया ये वाला। देन लास्ट वी हैव एरठ, ये सबसे इजी है। एरठ से ये कहाँ है आपका, राजस्थान में, ये राजस्थान साइड का, जिससे मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये आपका राजस्थान साइड हो गया। कौन सी साइड, वेस्टर्न राजस्थान में, तो ये आपका एरठ सॉइल हो गया। सो इसी के साथ हमारी सारी सॉइल्स की लोकेशन कवर हो गई। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो आपके मैप वर्क में इस साल क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ये एरिया मार्क करके दे दिया जाएगा, आपको पहचानना है कि सॉइल कौन सी है। अब जैसे अगर ये पूरा मैप क्लीन होगा और आपसे ऐसे हाईलाइट करके रेड वाला दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कि इस सॉइल का नाम बताओ कौन सी सॉइल है, और ये रीजन्स के नाम पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि ये रेड एंड येलो सॉइल है, इसके एक आध रीजन बता देना। वैसे तो सारे रीजन मैं मेंशन कर ही चुका हूँ, कोई मैंने स्टेट का नाम तो वैसे छोड़ा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट क्या है, एग्रीकल्चर, राइट। और एग्रीकल्चर के लिए उनकी परेशानी क्या थी सबसे बड़ी, कि वो ओवर इरीगेशन कर देते हैं, तो आंसर हो गया ओवर इरीगेशन। सेकंड, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस कल्टीवेशन मैंने बताया था जहाँ पर हिली एरियाज होंगे वहीं पर हो पाएगा। अब देखो पंजाब क्या है, पंजाब तो प्लेन एरिया है, हरियाणा भी देखोगे ये भी प्लेन एरिया है, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें तो नाम में ही प्लेन लिखा हुआ है, तो आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तो कवर हो गए। बचा क्या, उत्तराखंड, और उत्तराखंड में ही आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, सो दिस इज उत्तराखंड। देन वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। बिना कुछ सोचे समझे सीधे महाराष्ट्र पर टिक करके आना, ठीक है। जानते हो महाराष्ट्र में क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आपका डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप मतलब जो बसाल्ट रीजन है, जो बेसिकली आपका वो डेक्कन प्लेट्यू है ना, उसका जो सबसे मेन रीजन होता है उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, क्योंकि वहीं से उस प्लेट्यू की शुरुआत होती है। दैट इज उसे ट्रैप करते हैं, मतलब उसने ट्रैप करके रखा है उसके ओरिजिन को, तो ये डेक्कन ट्रैप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो देखो कौन से स्टेट्स हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपके पास महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र मेंशन कर दिया था। देन मैंने आपको क्या बताया था, मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत पार्ट ले लेना है आपको, तो मध्य प्रदेश मेंशन कर देना, और देन गुजरात आ जाता है, ठीक है। 3 एरियाज आपके पास हैं। और पीछे मैप में देखो कौन कौन से इलाके थे आपके पास, देखो गुजरात का इतना इलाका ये वाला आ गया, आपने महाराष्ट्र कवर कर दिया, कर्नाटका आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश आ ही गया इसके अंदर। सौराष्ट्र तो खैर महाराष्ट्र के अंदर ही आ जाएगा, तो उसको हम रहने देंगे। ये 3 आपके स्टेट्स हो गए, स्टेट्स पूछा है। और क्रॉप तो मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, कॉटन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है सॉइल का, ब्लैक कॉटन सॉइल। नाम ही जब ब्लैक कॉटन सॉइल है तो एक ही सॉइल हो सकती है ना मेनली, विच इज कॉटन। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। मैप पे जाके देखो ईस्टर्न कोस्ट कौन सी साइड है, ईस्टर्न कोस्ट ये रहा, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है। कौन कौन सी नदियों के हैं आपकी, जो ईस्ट पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इसमें क्या पूछा है, रिवर डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना डेल्टास किस किस की हैं, कावेरी कृष्णा नदियों के हैं। तो बताओ सॉइल कौन सी है, यू गॉट इट राइट, इट इज एल्यूवियल सॉइल। तो मेंशन कर देना कि एल्यूवियल सॉइल है। देन उसमें पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो भाई एक ही पॉइंट आना चाहिए,
फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज एलिवियल सॉइल। तो आपको मेंशन क्या करना है सबसे पहले, इट इज़ मोस्ट फर्टाइल आपका पहला फीचर हो जाएगा, और फिर वाइड स्प्रेड भी इसी में ही घुसा देना, मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। फिर इसके अंदर सैंड सिल्टॉक क्ले का वेरियस प्रपोर्शन, वो भी अच्छे प्रपोर्शन में मिलता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। एंड थर्ड, फिर इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देना कि इसमें पोटाश, लाइम और फॉस्फोरिक एसिड मिल जाती है, जिसकी वजह से हम इसमें शुगर केन और वीट हो गया और पल्स क्रॉप्स वगैरह इसमें उगा सकते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। तो सबसे पहले तो आप कॉन्टोर प्लॉइंग लिख दोगे, ठीक है। देन आपके पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेरेस फार्मिंग, क्योंकि टेरेस फार्मिंग तो बना ही इसके लिए है। एंड देन थर्ड, आप स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं हिली एरियाज़ में। अब आप बोलोगे क्या ये स्ट्रिप क्रॉपिंग और कॉन्टोर प्लॉइंग कैसे होगी, वो तो सीधे एरिया पे होती है। तो भाई हिली एरियाज़ पे सीधे एरियाज़ भी होते हैं। हिली एरियाज़ मतलब ये नहीं होगा कि सीधा माउंटेन ही माउंटेन है, कहीं कहीं पे सीधे एरियाज़ भी हो जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि माउंटेन ऐसा हो, फिर इसमें बीच में ऐसा सीधा हो, फिर ऐसे हो। ऐसे माउंटेन्स होते नहीं हैं, तो वही सेम आंसर है। देन आपके पास आते हैं डिटेल्ड आंसर, विच आर आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो पहला है एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 एंड 61। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मेंशन करनी है वो तो ये है कि आपका जो लैंड यूज पैटर्न होता है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए थे, एक तो आपके थे ह्यूमन फैक्टर्स और दूसरे जो थे वो थे आपके फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स के अंदर जैसे आपका क्लाइमेट आएगा, आ गया, सॉइल का टाइप आ गया, टेम्परेचर वगैरह आ गया, राइट। और आपकी ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई, कल्चर आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको ये सारे फैक्टर्स मेंशन करने हैं। फिर आपको मेंशन करना है कि आपके जो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, जैसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है। फिर आपको ये बताना है कि नेट सोन एरिया का कैसा ट्रेंड है, मतलब कि कहीं कहीं स्टेट्स में कैसे वो डिपेंड करता है, जैसे कई स्टेट्स पे तो 80% से भी ज़्यादा है, और किसी किसी स्टेट्स में आपके पास 10% से भी कम है। ये वाला पैटर्न आपको मेंशन करना है। देन आपको फॉरेस्ट एरिया वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 33% होना चाहिए, उतना है नहीं है, वो वाला पॉइंट मेंशन करना है। कौन सी पॉलिसी में बोला गया था, ये सब आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है, फिर आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन है आपका हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखो, ये बात तो सच है कि टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को ज़रूर कराया है। क्यों हुआ है, देखो, अगर आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स आप पहले एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसको कर पाओगे, या फिर पहले अगर उसे कम अमाउंट में कर पा रहे थे, अब आप उसे लार्ज अमाउंट में कर पाओगे। तो इससे क्या होता है कि लार्ज स्केल पे आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी के बढ़ने पे। और अगर देखो इतने सारे रिसोर्सेज निकाल ले तो फिर इसका कुछ तो बनाओगे ना, तो इसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हो जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो वही आपका ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, क्योंकि एक बार अगर आपने आपके कस्टमर्स को लगवा दिया चस्का कि भाई इतने सारे रिसोर्सेज आ गए, तो फिर कस्टमर्स की नीड तो वो ख़त्म नहीं होगी। अभी तो खैर उनके पास वो रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो वो उसकी इच्छा भी नहीं रखते, पर एक बार आपने उन्हें अवेलेबल करा दिया फिर तो वो वही चीज़ चाहेंगे। तो ये एक रीज़न है, आपके दो फैक्टर्स हो गए। देन आप ये भी बता सकते हो कि देखो, अगर हम इतनी डेवलपमेंट करा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बेसिकली क्या होता है, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से सुधर जाता है। ह्यूमन रिसोर्स में हम दो चीज़ को ज़्यादा कंडीशन रखते हैं, कौन सी, एक तो आपकी हेल्थ कंडीशन हो गई, हेल्थ और मेडिकल, और दूसरा हो गया एजुकेशन। अब जैसे जैसे इनके लिए आप रिसोर्सेज बनाते जाओगे, इनको इम्प्रूव करते जाओगे, तो इससे क्या होगा, ह्यूज कंजम्पशन होना शुरू हो जाएगा। जी देखिए, हर किसी को अपनी क्वालिटेटिव चीज़ ही चाहिए होती है। अब हर एक चीज़ की अगर क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी तो ह्यूमन की नीड्स भी बढ़ती चली जाएंगी। अभी के लिए तो रिसोर्सेज उतने है ही नहीं है, मतलब अभी हमारे पास उतना एक्सेस ही नहीं है। अभी वैसी की वैसी मेडिकल और हेल्थ रिसोर्सेज हैं, आपकी एजुकेशन है, लेकिन जैसे जैसे वो एडवांस करने लगेगी वैसे वैसे हमारी नीड्स भी बढ़ती जाएंगी। वो कहते हैं ना, जितना दो उतना कम है। गांधी जी ने क्या कहा था कि सबकी ज़रूरत के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन किसी के भी लालच के हिसाब से नहीं है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो आई थैंक यू अलॉट कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा। मेरी तरफ से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, चाहे वो आपका मैप वर्क हो, चाहे वो आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो वर्ड टू वर्ड, या फिर आपके क्वेश्चन हो, मैंने सब कवर करा दिए। लेकिन आपकी तरफ से एक चीज़ अभी भी रह गई है, वो क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई एम आदित्य तोमर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।